दोस्तों, प्रतियोगी परीक्षाओं में विगत कुछ वर्षों में अगर करंट अफेयर के जो पैटर्न है, जो ट्रेंड है, अगर उसको देखा जाए तो काफ़ी कुछ बदलाव आपको देखने को मिलेगा। जैसे हम बात करें, अगर पहले एग्ज़ाम में पूछा जाता था कि डायरेक्टली आपसे मान लेते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल कि जो हाल ही में ऑस्ट्रेलियन ओपन संपन्न हुआ, तो ऑस्ट्रेलियन ओपन में मेन सिंगल का खिताब किसने जीता, ये पहले पूछा जाता था। और आपका जवाब मान लेते हैं 2025 के बारे में है, तो आपको पता ही है कि जैनिक सिनर ने जीता है। जैनिक सिनर ये विजेता हैं मेन सिंगल्स के। लेकिन अब ये पूछा जाएगा कि ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 में मेन सिंगल जीतने वाले जैनिक सिनर किस देश के हैं, तो आपको इनकी जो कंट्री है उसके बारे में पता होना चाहिए। जैसे कि ये कहाँ के हैं, तो ये इटली के हैं। ठीक है, तो प्रश्नों को थोड़ा सा घुमा के पूछा जा रहा है। और सबसे बड़ी बात कि अब आपको जो करंट है वो निजी तौर से बहुत ही गहराई में जाकर पढ़ना पड़ेगा, तभी आप औरों से अच्छा कर पाएंगे और अपना सिलेक्शन तय कर पाएंगे। हालांकि विगत अक्टूबर माह से लेकर मार्च माह तक का सारा करंट अफेयर मैंने आपको पीडीएफ के रूप में प्रोवाइड कर दिया है। उसमें सारे प्रश्न एक साथ दे दिए गए हैं, कुछ भी उसमें अलग से छूटा नहीं है कि कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं इंपॉर्टेंट है, सारे करंट उसमें करवा दिए गए हैं। क्योंकि कौन सा प्रश्न एग्जाम में आएगा कोई नहीं जानता, इसलिए सारी चीज़ें बहुत ही सरल भाषा में लिख दी गई हैं। जिन लोगों ने पीडीएफ को डाउनलोड कर लिया है वो लोग अपनी स्टडी स्टार्ट करें। प्रतिदिन कम से कम 1 से 1.5 घंटे आप जो है शाम को करंट अफेयर ज़रूर पढ़ें, ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा। और अगर आप 1 से 1.5 घंटे पढ़ते हैं ना, तो ये मत सोचिए कि इतना करंट ख़त्म कैसे होगा, बहुत आसानी से बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा और आपको करंट याद भी हो जाएगा, बशर्ते कि आप प्रतिदिन 1 से 1.5 घंटे देना तो शुरू करिए। यानी कि पढ़ना और समय देना ये सबसे महत्वपूर्ण है। बाकी क्या याद रखना है क्या याद नहीं रखना है, ये आपका दिमाग खुद ही जो है तय कर लेगा। फिलहाल यहाँ पर हम आज के इस वीडियो में, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो है, इसमें हम 1 जनवरी से लेकर अब तक यानी कि मार्च तक का जितना भी महत्वपूर्ण करंट है उसमें कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो कि अति महत्वपूर्ण मोस्ट इम्पॉर्टेंट आप टिक कर सकते हैं। तो सारे प्रश्नों को मैं यहाँ पर एक साथ आपके सामने रख रहा हूँ। तो 1 जनवरी से शुरू होगा और बिल्कुल अपडेटेड है। और आपकी सभी प्रतियोगी परीक्षाएं जैसे कि यूपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए ये इम्पॉर्टेंट तो है ही है, साथ ही साथ आपकी पीसीएस की परीक्षा हो गई, आरओ एआरओ की परीक्षा हो गई, या फिर यूपी ट्रिपल एससी की कोई परीक्षा हो गई, फॉर एनी एग्ज़ाम, ये सारे प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और थोड़ा सा पेशेंस, देखो सफलता की जो पहली सीढ़ी है वो पेशेंस है, तो पेशेंस बनाए रखना और वीडियो को पूरा देखना। और अगर एक बार में पूरा नहीं हो पा रहा है तो लौट के आना, इसे दोबारा देखना, इसे शेयर कर लेना अपने टेलीग्राम पर, अपने व्हाट्सएप पर, स्टेटस पर, ताकि दोबारा लौटने में आपको सुविधा रहे। ठीक है, तो सारे प्रश्न आपको लगाने हैं। और सबसे बड़ी बात, ये जो पीडीएफ है ये भी आपको मिल जाएगी बिल्कुल फ्री में। लेकिन कैसे मिलेगी ये वीडियो देखते समय आपको पता चल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं वोमेंस प्रीमियर लीग 2025 के बारे में। WPL 2025 का यह तीसरा संस्करण था 2025 में। इसकी शुरुआत कब हुई थी, तो देखो 2025 में इसका तीसरा है, तो 2024 में दूसरा था और 2023 में इसका जो पहला संस्करण था वो आयोजित किया गया। ठीक है, वोमेंस प्रीमियर लीग 2025 14 फरवरी से लेकर 15 मार्च 2025 कहाँ पर, तो बेंगलुरु, लखनऊ, मुंबई और बड़ोदरा में यह खेला गया। विजेता कौन बना है, मुंबई इंडियंस। पहली बार 2023 में भी मुंबई इंडियंस ही जीता था और 2025 में भी मुंबई इंडियंस ही यहाँ पर विजेता बना है। कौन हारा है, दिल्ली कैपिटल। तो डीसी, मतलब यहाँ पर देखेंगे जो उप विजेता है वो तीनों बार डीसी ही रहा है। लेकिन 2024 में जो विजेता बना था ये कौन बना था, 2024 में आरसीबी रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु विजेता बना था। और पहली बार 2023 में मुंबई इंडियंस ने खिताब अपने नाम किया हुआ है। ठीक है, बाकी यहाँ पर पार्टनर कौन रहा, तो टाटा रहा। ठीक है, ऑरेंज कैप दिया गया था नेट स्काइवर को जो कि मुंबई इंडियंस से हैं, और पर्पल कैप दिया गया था किसको, एमेलिया केर को, ये भी मुंबई इंडियंस से ही हैं। ठीक है, और फेयर प्ले अवार्ड ये गुजरात जियांट्स को प्रदान किया गया था। ध्यान देना कि WPL के इतिहास में 1000 रन बनाने वाली जो पहली खिलाड़ी बनी है ये नेट स्काइवर ही बनी है। इन्होंने 29 मैच में 1027 रन जो है क्रिएट किए हैं। और IPL 2024 ये भी महत्वपूर्ण है, तो थोड़ा सा देख लो इसको भी। IPL 2024 जो कि 17वां संस्करण था,
इसको जीता था कौन, KKR ने इसको जीता था। किसको हराया था, सनराइजर्स हैदराबाद को। ठीक है, अगला क्वेश्चन होगा, हाल ही में चर्चा में रहा दुनिया का पहला वाणिज्यिक अंतरिक्ष निगरानी उपग्रह स्कॉट को किसने लॉन्च किया है। तो दिगंतारा नामक एक इनिशिएटिव है, इसका हेडक्वार्टर मिलेगा आपको बेंगलुरु में। ठीक है, अब स्कॉट क्या है, तो नाम से स्पष्ट है, स्कॉट मतलब स्पेस कैमरा फॉर ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग। समझ गए आप इसका मतलब क्या है। तो यह अंतरिक्ष को निगरानी, मतलब अंतरिक्ष की निगरानी को समर्पित एक कैमरा जैसा एक सैटेलाइट बनाया गया है और इसे लॉन्च किया गया है दिगंतारा के द्वारा। दिगंतारा इसका सही होगा। ठीक है, तो इसे ट्रांसपोर्टर 12 जो कि स्पेस एक्स का रॉकेट है उसी से इसको लॉन्च किया गया। स्कॉट पृथ्वी की परिक्रमा कर रहे 5 सेंटीमीटर जितने छोटे पिंड पर भी नज़र रख सकता है और यह दुनिया की पहली वाणिज्यिक अंतरिक्ष निगरानी उपग्रह है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान को यूनेस्को की अस्थायी सूची में शामिल किया गया। अब ये जो कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान है ये कहाँ पर स्थित है, तो ये छत्तीसगढ़ में स्थित है। यूनेस्को की अस्थायी सूची में भारत की 6 नई संपत्तियों को शामिल किया गया है। इसके बाद भारत से यूनेस्को की इस अस्थायी सूची में स्थलों की संख्या जो है वो कितनी हो गई है, 62 हो गई है। तो ये जो 6 नई संपत्तियों को शामिल किया गया है इनमें कौन कौन से नाम हैं, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़, मुदुमल मेगालिथिक मेनहिर तेलंगाना, अशोकन शिलालेख स्थल कई राज्यों से, 64 योगिनी मंदिर मध्य प्रदेश उड़ीसा से, गुप्त मंदिर कई राज्यों में हैं और बुंदेलों का महल और किले मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में स्थित हैं। अगला क्वेश्चन होगा, 15वां हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2025। ध्यान देना ये क्रम कितना है, 2025 में 15वां है। हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2025 का खिताब जीता किसने, तो यह राष्ट्रीय चैंपियनशिप है ना, तो झारखंड ने जीता है इसको। ठीक है, तो 15वां संस्करण ये 1 से 12 मार्च 2025 के बीच में खेला गया था हरियाणा में। जीता है झारखंड, कौन हारा, हरियाणा हारा। और इसका आयोजक कौन है, तो हॉकी इंडिया ऑब्वियस है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अंतर्राष्ट्रीय आशा दिवस कब मनाने की घोषणा की है। तो देखो ये बहुत महत्वपूर्ण दिवस है, एग्ज़ाम में आ सकता है। इंटरनेशनल डे ऑफ होप, अंतर्राष्ट्रीय आशा दिवस, ये मनाया जाएगा प्रतिवर्ष 12 जुलाई को। ठीक है, तो पहली बार इसे इसी वर्ष 2025 में मनाया जाएगा, तो महत्वपूर्ण है। इसके बाद है गंभीर रूप से बीमार बच्चों के लिए मानव दूध बैंक, जहाँ पर आदमी मतलब कि मानव का जो दूध है वो मिलेगा। नाम इसको रखा गया है पयोधी। तो पयोधी को शुरू किया गया है दिल्ली एम्स के द्वारा। यहाँ पर वो बच्चे जिनकी माताएं नहीं होती हैं या किन्हीं कारणों से उनको दूध नहीं हो पाता है तो उनको जो दूध उपलब्ध कराया जाएगा। मार्च 2025 में मिसेज यूनिवर्स 2025 का खिताब किसने जीता है। तो देखो बात हो रही है यहाँ पर मिसेज यूनिवर्स 2025 के बारे में, तो बन गई हैं एंजेला स्वामी। ठीक है, एंजेला स्वामी ये बन गई हैं मिसेज यूनिवर्स 2025, बीकानेर राजस्थान की हैं ये। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देश का पहला अस्थाई कलाग्राम कहाँ पर बनेगा, तो प्रयागराज में बनेगा। देश का यह पहला है तो महत्वपूर्ण है, और कहाँ पर बन रहा है, तो प्रयागराज में यह बन रहा है। 1 साल में बन भी जाएगा। और कलाग्राम में भारतीय कला संस्कृति और परंपरा को जीवंत किया जाएगा। आपने देखा था कि बहुत बड़ी संख्या में दर्शनार्थी जो थे वो महाकुंभ पहुंच रहे थे, तो इंस्पायर होकर अब एक वहां पर अस्थाई कलाग्राम विकसित किया जा रहा है। जल स्थिरता सम्मेलन 2025 का आयोजन कहां पर किया गया। जल स्थिरता सम्मेलन 2025 आयोजन नई दिल्ली में हुआ, और इसका आयोजक कौन है, तो जल शक्ति मंत्रालय के राष्ट्रीय जल मिशन के तहत जल उपयोग दक्षता ब्यूरो द्वारा TERI के सहयोग से, टेरी के सहयोग से यह आयोजित किया गया था। ठीक है, इसमें 5R को महत्व दिया गया है। 5R मतलब रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल, रिचार्ज और रिस्पेक्ट। ठीक है, ये हैं 5R जल स्थिरता सम्मेलन 2025 के अंतर्गत। महत्वपूर्ण है, याद रखना, हो सकता है कि एग्जाम में ये 5R आ जाएं। हाल ही में खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 में टॉप पर कौन रहा, तो आर्मी। खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 में टॉप पर रही है आर्मी। ठीक है, और ध्यान देना कि 2025 में यह 5वां संस्करण था। इसका जो पहला चरण था, 2 चरणों में यह संपन्न हुआ। पहला चरण 23 से 27 जनवरी तक लेह लद्दाख में हुआ। दूसरा चरण हुआ था 9 से 12 मार्च तक जम्मू और कश्मीर में। तो टॉप पर इंडियन आर्मी है, दूसरे स्थान पर हिमाचल प्रदेश है, तीसरे स्थान पर लद्दाख है।
हाल ही में किस हवाई अड्डे ने ASQ अवार्ड को जीता है? तो किस हवाई अड्डे को ASQ अवार्ड मिला है? तो दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट को यह अवार्ड प्रदान किया गया है। दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड को एशिया प्रशांत क्षेत्र में 40 मिलियन से अधिक यात्रियों वाले सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे के लिए प्रतिष्ठित एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी ASQ, एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी, ये इसका फुल फॉर्म है, ठीक है। तो इसको मतलब दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट को ASQ अवार्ड प्रदान किया गया है। यह सम्मान लगातार 7वें वर्ष है जिसे एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल के द्वारा प्रदान किया जाता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में जारी IQ एयर की 7वीं विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2024, विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2024 कौन जारी करता है? IQ एयर। तो इसमें भारत जो है वह किस स्थान पर रहा है? तो ध्यान देना, भारत 5वें स्थान पर है। तो वायु गुणवत्ता के मामले में कहाँ, यानी किस देश की वायु सबसे खराब है? तो चाड की वायु सबसे खराब है। दूसरे स्थान पर बांग्लादेश, चाड से थोड़ा सा ही बेहतर है। इसके बाद पाकिस्तान है, फिर है कांगो और 5वें स्थान पर है भारत। और भारत में सबसे प्रदूषित जो शहर है वो मेघालय का बर्नी हाट माना जा रहा है। मतलब ये ऐसे देश हैं जो क्रम से 1, 2, 3, 4, 5 स्थान है सबसे खराब एयर के मामले में, ठीक है। और सबसे प्रदूषित राजधानी भाई साहब दिल्ली मानी जा रही है, तो थोड़ी बहुत शर्म तो आ रही है मुझे। हाल ही में कॉमनवेल्थ गेम्स फेडरेशन ने अपना नाम बदलकर क्या कर लिया है? कॉमनवेल्थ गेम्स फेडरेशन का नाम बदल गया है और अब इसे कहा जाएगा कॉमनवेल्थ स्पोर्ट, ठीक है। तो कॉमनवेल्थ स्पोर्ट का मतलब कुछ नया मत समझने ना, ये कॉमनवेल्थ गेम्स फेडरेशन का ही नया नाम है। हाल ही में भारत और किस देश के बीच कारपेट और बोंगो सागर अभ्यास का आयोजन किया गया? तो कारपेट और बोंगो सागर ये दोनों जो अभ्यास होते हैं ये आयोजन भारत और बांग्लादेश मिलकर करते हैं। कारपेट का फुल फॉर्म क्या होता है? कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल। और ये क्या होता है? ये एक जॉइंट नेवल एक्सरसाइज है जिसका 6ठा संस्करण अभी हाल ही में आयोजित किया गया था। और बोंगो सागर अभ्यास ये भी एक नेवल जॉइंट एक्सरसाइज ही है, तो इसका 4था संस्करण हाल ही में आयोजित किया गया था। कहाँ पर किया गया? दोनों अभ्यास कारपेट और बोंगो सागर दोनों का आयोजन बंगाल की खाड़ी में किया गया। भारत की ओर से INS रणवीर ने इसमें हिस्सा लिया था। हाल ही में जारी सिपरी की रिपोर्ट के अनुसार 2020 से 2024 विश्व में सबसे बड़ा हथियार आयातक देश कौन बना है? तो सिपरी के बारे में आप जानते हैं। सिपरी फुल फॉर्म मतलब स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। इसकी स्थापना होती 1966 में। हेडक्वार्टर मिलेगा आपको स्टॉकहोम, स्वीडन में स्थित है। तो ये क्या करता है? ये एक ऐसा संगठन है, एक ऐसी संस्था है जो हथियारों के इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के बारे में जानकारी प्रदान करता है। तो माना जा रहा है कि सिपरी की रिपोर्ट के अनुसार 2020 से 24 तक, मतलब इन 4 सालों में सबसे अधिक हथियार खरीदे गए हैं यूक्रेन के द्वारा। तो कारण भी आपको पता ही होगा। पूरे विश्व में हथियार आयात का 8.8% यूक्रेन के पास गया। दूसरे स्थान पर भारत है, भारत भी पीछे नहीं है। तीसरे स्थान पर है कतर, ठीक है। हाल ही में विश्व जूनियर शतरंज चैंपियनशिप 2024 को किसने जीता है? तो विश्व जूनियर शतरंज चैंपियनशिप 2024 जीत लिया है प्रणव वेंकटेश ने, ठीक है। और ये विश्व जूनियर शतरंज चैंपियनशिप जीतने वाले 7वें भारतीय बन गए हैं। वर्ल्ड जूनियर चेस चैंपियनशिप 2025, इसका आयोजन 26 फरवरी से 7 मार्च 2025 के बीच में किया गया था। कहाँ पर? तो पेट्रोवेक शहर में, मोंटेनेग्रो में, ठीक है। और ध्यान देना कि जो ये जूनियर शतरंज चैंपियनशिप होती है इसमें 20 वर्ष से कम आयु के जो प्रतिभागी होते हैं वही पार्टिसिपेट करते हैं। तो विश्व जूनियर शतरंज चैंपियनशिप 2025 को जीत लिया है प्रणव वेंकटेश ने। कहाँ से हैं? बेंगलुरु से हैं, ठीक है, ये ध्यान देना। और प्रणव जो हैं ये भारत के ये 75वें शतरंज ग्रैंड मास्टर हैं। वह विश्व जूनियर शतरंज चैंपियनशिप जीतने वाले 7वें भारतीय हैं। महिला वर्ग में खिताब किसने जीता? तो महिला वर्ग में यह खिताब जीता है अन्ना सुखमन ने। अन्ना सुखमन ये कहाँ से हैं? तो ये रूस से हैं। हाल ही में आए अल्फ्रेड चक्रवात ने किस देश में तबाही मचाई? तो ऐसे प्रश्न एग्जाम में बहुत आते हैं, ध्यान देना इस पर। अल्फ्रेड जो चक्रवात है ये किस देश ने तबाही मचाई है? तो ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया का गोल्ड कोस्ट सिटी सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ और इस चक्रवात को ऑस्ट्रेलिया में विली विलीज भी कहा जाता है। ध्यान देना,
जो भी चक्रवात होते हैं ऑस्ट्रेलिया में उनका नाम विली विलीज होता है। जैसे हम लोग कहते हैं ना कि तूफान आ रहा है, तूफान को वहाँ पर क्या कहेंगे, विली विलीज कहेंगे। खंजर अभ्यास भारत और किर्गिस्तान के बीच में हर साल होता है, आपको पता ही है। और 2025 में इसका जो 12वां संस्करण था यह आयोजित किया गया था। तो क्रम याद रखना, 12वां संस्करण 2025 में हुआ था खंजर अभ्यास का, और भारत और किर्गिस्तान के बीच में यह आयोजित किया जाता है। यह अभ्यास 10 मार्च से लेकर 23 मार्च के बीच में आयोजित किया गया था। कहाँ पर, तो बिश्केक, किर्गिस्तान में। भारत की ओर से पैराशूट रेजिमेंट ने भी इसमें हिस्सा लिया था। इसका जो 11वां संस्करण था, मतलब पिछली साल, वो बकलो हिमाचल प्रदेश में हुआ था। मतलब ये कि 2024 वाला हुआ था भारत में, 2025 वाला हुआ किर्गिस्तान में, अब 2026 वाला कहाँ पर होगा, ऑब्वियस है कि फिर हमारे देश में ही अगले साल होने वाला है खंजर अभ्यास भारत और किर्गिस्तान के बीच में। हाल ही में आर्द्र भूमि के विवेकपूर्ण उपयोग के लिए रामसर पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय कौन बनी है, तो नाम इनका जयश्री वेंकटेशन। जयश्री वेंकटेशन ये आर्द्र भूमि के विवेकपूर्ण उपयोग के लिए रामसर पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय बनी है। डॉक्टर जयश्री वेंकटेशन को उन 12 भारतीय महिलाओं में शामिल किया गया है जिन्हें रामसर सचिवालय ने आर्द्र भूमि की दुनिया में महिला परिवर्तनकर्ताओं के दूसरे संस्करण में शामिल किया है। अब सवाल ये उठता है कि जो रामसर सचिवालय है ये स्थित कहाँ पर है, तो ध्यान देना कि रामसर सचिवालय मिलेगा आपको स्विट्जरलैंड के ग्लैन में, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, आईफा 2025 में किसे बेस्ट फिल्म चुना गया। तो आईफा 2025 ये 2025 में 25वां संस्करण था, ये याद रखना थोड़ा आसान होगा। इसमें जो बेस्ट फिल्म चुनी गई है वो है लापता लेडीज़। आपने देखी ना हो तो देखना, यूट्यूब पर भी शायद मिल जाएगी आपको, बड़ी मज़ेदार मूवी है। सेकेंड टाइम होस्ट इन इंडिया, मतलब कि इसे भारत में दूसरी बार जो है इसका आयोजन किया गया था जयपुर राजस्थान में। पहली बार 2019 में इसका आयोजन किया गया था। कहाँ पर हुआ था, मुंबई में हुआ था। और 2024 में 24वां संस्करण था, यूएई में हुआ था। तो इस बार जो बेस्ट फिल्म है वो लापता लेडीज़ है। बेस्ट एक्टर हैं भूल भुलैया 3 में कार्तिक आर्यन। बेस्ट एक्ट्रेस चुनी गई हैं लापता लेडीज़ में नितांशी गोयल, और लापता लेडीज़ की जो किरण राव हैं ये बेस्ट डायरेक्टर चुनी गई हैं। तो ध्यान देना, इम्पॉर्टेंट है ये। आईफा 2025 में जो बेस्ट फिल्म है, इसके अलावा बेस्ट एक्ट्रेस और बेस्ट डायरेक्टर, ये तीनों अवार्ड किसको गए हैं, लापता लेडीज़ को गए हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का खिताब किसने जीता है। तो आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 हाल ही में इसका आयोजन हुआ था, और विजेता बना है कौन, भारत बना है। भारत ने किसको हराया था, वेस्ट इंडीज़ को हराया था। प्रायोजक कौन है, पाकिस्तान। हालांकि कोई भी मैच पाकिस्तान में नहीं हुआ, और इसका जो फाइनल हुआ था वो यूएई में हुआ था। प्लेयर ऑफ द मैच चुने गए थे रोहित शर्मा, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुने गए थे सचिन रविंद्र, और इसका आयोजन 19 फरवरी से लेकर 9 मार्च 2025 के बीच में किया गया था। तो आपको याद होगा ये मैच काफ़ी जो है चर्चा में रहा था। इसके बाद है, छठी एशियाई महिला कबड्डी चैंपियनशिप 2025 की विजेता टीम कौन सी है। तो ध्यान देना कि यह है छठी, क्रम क्या है, छठवां है, एशियाई महिला कबड्डी चैंपियनशिप 2025 की जो विजेता टीम बनी है वो भारत बना है, ठीक है। आयोजन उसका तेहरान ईरान में किया गया था। कब से कब तक, 6 से लेकर 8 मार्च 2025 तक। भारत ने 5वीं बार यह जीत हासिल की है। किसको हराया, तो ईरान को, ठीक है। हाल ही में जारी ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक क्या है। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक है 14वां, यानी कि भारत दुनिया में 14वां देश है जो कि आतंकवाद से प्रभावित है। इसे कौन जारी करता है, इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक एंड पीस के द्वारा इसे जारी किया जाता है, ठीक है। ध्यान देना इसको। टॉप पर है बुर्किना फासो, यानी कि बुर्किना फासो वह देश है जो कि आतंकवाद से सबसे अधिक प्रभावित है। पाकिस्तान दूसरे नंबर पर है। टोटल इसमें 163 देश हैं। और ध्यान देना कि आतंकवाद विरोधी दिवस भी मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, यह 21 मई को मनाया जाता है। थोड़ा ध्यान देना इस पर, ठीक है। 21 मई को मनाया जाता है। आपको याद होगा ना, 21 मई को ही 1991 में राजीव गांधी की हत्या हुई थी श्री पेरम्बदूर में। तो उसी दिवस को यहाँ पर आतंकवाद विरोधी दिवस के रूप में घोषित कर दिया गया था। आगे बढ़ते हैं। खेलो इंडिया पैरा गेम्स का दूसरा संस्करण मार्च 2025 में कहाँ पर आयोजित किया गया, तो नई दिल्ली में। इसका जो पहला संस्करण था ये भी नई दिल्ली में ही आयोजित हुआ था, और ये खेल जो थे ये 20 मार्च से खेले गए थे। तो पहला संस्करण जो था 2023 में नई दिल्ली में हुआ था। टॉप पर कौन था,
हरियाणा था, और दूसरे स्थान पर यूपी, तीसरे स्थान पर तमिलनाडु था, और दूसरा जो संस्करण हुआ इसमें भी हरियाणा जो है यह टॉप पर रहा। ध्यान देना कि पहला संस्करण दूसरा संस्करण दोनों में ही हरियाणा जो है टॉप पर रहा है। हालांकि यूपी जो है यह पहले संस्करण में दूसरे स्थान पर था, लेकिन दूसरे संस्करण में यूपी जो है वो तीसरे स्थान पर पहुंच गया है। ध्यान देना इस पर। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। EY एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2024 इंडिया अवार्ड किसे प्रदान किया गया है? EY एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2024 का इंडिया अवार्ड दिया गया है नितिन कामत को। तो ऑनलाइन स्टॉक ब्रोकिंग कंपनी जीरोधा का नाम आपने सुना होगा। तो जीरोधा लिमिटेड के संस्थापक और CEO नितिन कामत को EY एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2024 इंडिया पुरस्कार प्रदान किया गया है। किसके द्वारा? ये पुरस्कार पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव के द्वारा प्रदान किया गया है। अगला क्वेश्चन है प्रित्जगर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2025। इसे आर्किटेक्चर के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार के समकक्ष भी माना जाता है। तो प्रित्जगर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2025 ये दिया गया है 2025 में किसको? चीन के लियू जियाकुन को। क्या नाम है? लियू जियाकुन। तो ध्यान देना कि इसमें $1,00,000 जो पुरस्कार राशि प्रदान की जाती है। पहली बार 1979 में फिलिप जॉनसन जो कि अमेरिका के थे उनको यह अवार्ड प्रदान किया गया था। कब दिया गया? पहली बार 1979 में। हालांकि पिछली साल 2024 में यह पुरस्कार मिला था जापान के रिकेन यामामोटो को। ठीक है। हाल ही में भारतीय वायुसेना की जगुआर स्क्वाड्रन की पहली महिला पायलट कौन बनी है? भारतीय वायुसेना की जगुआर स्क्वाड्रन की पहली महिला पायलट ये बन गई हैं तनुष्का सिंह। कहाँ से हैं? लखनऊ से हैं। मार्च में संपन्न डॉल्फिन गणना के अनुसार सर्वाधिक डॉल्फिन की संख्या वाला राज्य कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टिक कर लेना। ठीक है। हाल ही में PM मोदी ने दुनिया के सबसे बड़े वन्यजीव बचाव संरक्षण और पुनर्वास केंद्र वनतारा का उद्घाटन कहाँ पर किया है? तो आजकल अगर आप YouTube देखते होंगे तो कभी कभी इसका ऐड आता है, बड़ा लंबा ऐड चलता है। और ये स्थित है कहाँ पर? तो ये गुजरात में स्थित है। वनतारा को डेवलप किया गया है रिलायंस इंडस्ट्रीज के द्वारा। इसकी अध्यक्ष नीता अंबानी हैं। और वनतारा में हाथियों के लिए एक अस्पताल जो कि सबसे बड़ा अस्पताल है भी स्थापित किया गया है। ऑस्ट्रिया के नए चांसलर कौन बन गए हैं? तो क्रिश्चियन स्टॉकर। क्रिश्चियन स्टॉकर जो हैं ये ऑस्ट्रिया के नए चांसलर बने हैं। ऑस्ट्रेलिया मत समझ लेना, ऑस्ट्रिया के नए चांसलर बने हैं क्रिश्चियन स्टॉकर। ऑस्ट्रिया की राजधानी कहाँ है? वियना है। वियना डेन्यूब नदी के किनारे स्थित है। यहाँ पर यूरो मुद्रा चलती है। और ऑस्ट्रिया की जो संसद है उसको कहा जाता है फेडरल असेंबली। क्या कहते हैं? फेडरल असेंबली। हाल ही में 26वीं नवरत्न कंपनी कौन बनी है? तो फिलहाल ध्यान देना कि अब तक नवरत्न कंपनियां कितनी हो चुकी हैं? 26 हो चुकी हैं। और जो 26वीं बनी है ये बनी है IRFC। ये क्या है आगे बता रहे हैं आपको, लेकिन ध्यान देना कि जो 25वीं बनी है ये बनी है IRCTC। तो IRCTC और IRFC दोनों को यहाँ पर देख लेना, 25वें और 26वें क्रम पर इनको रखा गया है नवरत्न कंपनियों के मामले में। तो अब बात करते हैं IRCTC के बारे में। आप जानते हैं इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन लिमिटेड। और IRFC क्या है? ये भी इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन कंपनी है जिसकी स्थापना होती है 1986 में। और इसके CMD कौन है? मनोज कुमार दुबे हैं। हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। और IRCTC की स्थापना ये IRFC के बाद होती है 1999 में। 1999 में CMD कौन है IRCTC के? संजय कुमार जैन है। हेडक्वार्टर दोनों का नई दिल्ली में है। ठीक है। इसके बाद देखते हैं हाल ही में चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला दूसरा निजी अंतरिक्ष यान कौन सा बना है? तो चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला दूसरा निजी अंतरिक्ष यान ये बन गया है ब्लू घोस्ट। क्या नाम है? ब्लू घोस्ट। तो ब्लू घोस्ट को किसने लॉन्च किया? फायरफ्लाई ब्लू घोस्ट ये कंपनी है। कहाँ से है? अमेरिका से है। इसे फाल्कन 9 रॉकेट से जो है भेजा गया। और ध्यान देना कि ये जो फायरफ्लाई ब्लू घोस्ट अमेरिका की कंपनी है ये ऐसी कंपनी जो कि दूसरी कंपनी बनी है। ठीक है, दूसरी निजी कंपनी बनी है। पहली जो कंपनी थी यह इंट्यूटिव मशीन थी। इंट्यूटिव मशीन ये पहली कंपनी है जिसने चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करवाई थी। कब? 20 फरवरी 2025 के ही दिन। और जो लैंडर इसमें है उसका नाम है ओडिसियस। क्या नाम है? ओडिसियस। ध्यान देना इसको।
अगला क्वेश्चन होगा, रणजी ट्रॉफी खिताब 2025 को किसने जीता है? तो ध्यान देना, रणजी ट्रॉफी खिताब 2025 को जीत लिया है विदर्भ ने। ठीक है, रणजी ट्रॉफी भारत में खेली जाने वाली प्रथम श्रेणी क्रिकेट प्रतियोगिता है और इसका आयोजन कौन करता है? बीसीसीआई के द्वारा इसका आयोजन किया जाता है। शुरुआत 1934 में हुई थी। कब हुई थी? 1934 में। ध्यान देना कि रणजी ट्रॉफी 2024-25 का विजेता जो है विदर्भ बना है और विदर्भ ने हराया था किसको? केरल को हराया था। विदर्भ टीम के जो कप्तान हैं अक्षय वाडकर हैं और इसका जो पहला संस्करण था, यानी कि रणजी ट्रॉफी का जो पहला संस्करण है, ये 1934-35 में खेला गया था, जिसको बॉम्बे ने जीता था। पहला संस्करण किसने जीता था? बॉम्बे ने। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। विश्व वन्यजीव दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो 3 मार्च को होता है विश्व वन्यजीव दिवस। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। जंगली जानवरों और पौधों की सुरक्षा के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए यह दिवस मनाया जाता है और 2025 में इसकी थीम है वन्यजीव संरक्षण वित्त। वन्यजीव संरक्षण वित्त, लोगों और ग्रह में निवेश। 3 मार्च को वन्यजीव और वनस्पति की लुप्तप्राय प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन CITES साइट्स को 1973 में अपनाए जाने की याद में प्रतिवर्ष 3 मार्च को विश्व वन्यजीव दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है। 97वें एकेडमी अवार्ड, यानी कि 97वें ऑस्कर अवार्ड के बारे में बात हो रही है यहाँ पर। तो 97वें एकेडमी अवार्ड यानी कि ऑस्कर अवार्ड 2025 में बेस्ट फिल्म चुनी गई है अनोरा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। यहाँ पर हम बाकी भी जो अन्य अवार्ड हैं उनका भी रिवीजन करेंगे जो फिल्मों से संबंधित हैं। सबसे पहले बात करते हैं ऑस्कर 2025 के बारे में। ऑस्कर 2025 में बेस्ट फिल्म कौन सी है? तो अनोरा है। और बेस्ट एक्टर चुने गए हैं, क्या नाम है इनका? एड्रिन ब्रॉडी। कौन सी फिल्म है? द ब्रूटलिस्ट के लिए। बेस्ट एक्ट्रेस चुनी गई हैं अनोरा मूवी के लिए माइकी मेडिसन। माइकी मेडिसन को बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया। बेस्ट डायरेक्टर चुने गए हैं अनोरा के ही लिए सियान बेकर। क्या नाम है? सियान बेकर। और अब हम बात करते हैं बाफ्टा यानी कि ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टीवी आर्ट्स अवार्ड के बारे में। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, इसको भी देख लीजिए, बाफ्टा अवार्ड। तो बाफ्टा अवार्ड का जो आयोजन था यह रॉयल फेस्टिवल हॉल लंदन में किया गया था और 2025 में इसका 78वां संस्करण आयोजित किया गया था। तो देखो, ऑस्कर अवार्ड में बेस्ट फिल्म चुनी गई है अनोरा, जबकि बाफ्टा में बेस्ट फिल्म चुनी गई है कनक्लेव। बेस्ट एक्टर चुने गए हैं एड्रिन ब्रॉडी द ब्रूटिस्ट के लिए, दोनों सेम है। यहाँ पर भी ऑस्कर में भी बेस्ट एक्टर एड्रिन ब्रॉडी को ही चुना गया है द ब्रूटिस्ट के लिए ही। और बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया है अनोरा के लिए मिकी मेडिसन का। तो ये भी यहाँ पर सेम है। बेस्ट डायरेक्टर चुने गए हैं ब्रेडी कार्बेट द ब्रूटलिस्ट मूवी के लिए। तो थोड़ा सा चेंज है लेकिन काफ़ी कुछ यहाँ पर सिमिलर है। इसके बाद देखते हैं बेस्ट डायरेक्टर, ये चुने गए हैं ब्रेडी कार्बेट। और आउटस्टैंडिंग ब्रिटिश फिल्म चुनी गई है कंक्लेव। यहाँ द ब्रूटलिस्ट और कंक्लेव में सबसे ज़्यादा 4 अवार्ड जीते गए हैं, यानी कि द ब्रूटलिस्ट को भी 4 अवार्ड मिले हैं और कंक्लेव को भी सबसे ज़्यादा 4 अवार्ड मिले हैं। अब इसी के साथ याद रखिए गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2025, ये 2025 में 82वां एडिशन था। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है, इसको भी आप ध्यान दीजिए। गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2025, ये अवार्ड फिल्म और टीवी इंडस्ट्री की उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए दिए जाते हैं। इसको कैलिफोर्निया के बेवर्ली हिल्टन में जो है प्रदान किया गया था। तो बेस्ट पिक्चर चुनी गई द ब्रूटलिस्ट। ठीक है, आप देख रहे हैं ना, ऑस्कर में बेस्ट मूवी चुनी गई है अनोरा, जबकि बाफ्टा में जो बेस्ट फिल्म है वो कंक्लेव है और गोल्डन ग्लोब अवार्ड में बेस्ट जो पिक्चर है वो द ब्रूटलिस्ट है। ठीक है, और बेस्ट एक्टर चुने गए हैं द ब्रूटलिस्ट के लिए ही एड्रिन ब्रॉडी। तो ध्यान देना यहाँ पर जो एड्रिन ब्रॉडी हैं तीनों ही में ही, यानी कि ऑस्कर में भी, बाफ्टा में भी और गोल्डन ग्लोब में भी, तीनों में बेस्ट एक्टर का अवार्ड इन्होंने जीता है। सेम नेम सेम मूवी, द ब्रूटलिस्ट, एड्रिन ब्रोडी। ठीक है, इसके बाद देखते हैं बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड। ये दिया गया था आई एम स्टिल हियर मूवी के लिए, किसको? फर्नांडा टोरेस को। और बेस्ट डायरेक्टर बने हैं ब्रेडी कॉर्बेट द ब्रूटलिस्ट के लिए। और गोल्डन ग्लोब अवार्ड 1959 में पाने वाले जो पहले भारतीय थे, कौन थे? वी शांताराम। और फिल्म का नाम था 2 आँखें 12 हाथ। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में पुरानी भारतीय समुद्री निर्माण तकनीक से निर्मित
सिला हुआ जहाज़ कहाँ पर लॉन्च किया गया था? तो पुरानी टेक्नोलॉजी पर जो जहाज़ बनते थे बिल्कुल उसी प्रकार से इस जहाज़ को बनाया गया है, तभी इसे सिला हुआ जहाज़ कहा जा रहा है और इसे गोवा में लॉन्च किया गया था। गोवा में 26 फरवरी को एडमिरल के.एम. रामकृष्णन के द्वारा प्राचीन सिले जहाज़ का शुभारंभ किया गया। इस जहाज़ का निर्माण लकड़ी, नारियल की रस्सी और प्राकृतिक रेजिन से किया गया है। हाल ही में सूफी महोत्सव जहान खुसरो 2025 का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो नई दिल्ली में। यह सूफी महोत्सव है, नाम इसका जहान खुसरो 2025। कहाँ पर आयोजित हुआ था? नई दिल्ली में। हाल ही में चर्चा में रहे नासा के पंच मिशन का संबंध किससे है? तो नासा का जो पंच मिशन है इसका संबंध है सूर्य से। पंच का फुल फॉर्म पोलरीमीटर टू यूनिफाई द कोरोना एंड हेलियोस्फीयर। अब आप समझ गए होंगे इसका संबंध जो है वो सूर्य से क्यों है, क्योंकि यहाँ पर बात हो रही है कोरोना के बारे में और हेलियोस्फीयर के बारे में। यह मिशन सूर्य की जो बाहरी परत है और इसे निकलने वाली सौर हवाओं के रहस्यों को उजागर करने में हेल्प करेगी। तो यह 4 छोटे उपग्रहों का एक समूह है जो मिलकर सूर्य के चारों ओर घूमते हुए अपनी विस्तृत तस्वीरें जो है वो भेजेंगे। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। सेबी के 11वें अध्यक्ष कौन बन गए हैं? तो तुहिन कांत पांडे बन गए हैं और तुहिन कांत पांडे वर्तमान में वित्त सचिव भी हैं, जो कि सेबी के 11वें अध्यक्ष बनाए गए हैं। सेबी यानी कि सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया स्थापना होती है 1988 में, लेकिन कानूनी तौर पर इसे मान्यता मिली थी 1992 में। हेडक्वार्टर मुंबई में है। सबसे अधिक गिद्धों की जनसंख्या किस राज्य में दर्ज की गई है? तो मध्य प्रदेश में। कहाँ पर? मध्य प्रदेश में। 2025 की वल्चर गणना रिपोर्ट में संख्या जो है वो 12,931 है। हाल ही में किस राज्य की पुलिस ने EFIR को दर्ज किया है? EFIR व्हाट्सएप के थ्रू इसे दर्ज किया गया है। कहाँ पर? तो इसे जम्मू कश्मीर में दर्ज किया गया था। हाल ही में अमेरिकी कंपनी इंट्यूटिव मशीन्स ने अपना दूसरा चंद्र मिशन लॉन्च किया है। तो इसके लैंडर का नाम क्या है? ध्यान देना कि इंट्यूटिव मशीन्स का यह दूसरा चंद्र मिशन है। इसमें जो लैंडर है उसको नाम दिया गया है एथेना। क्या नाम दिया गया है? एथेना। ठीक है। और इसके बाद MORTH मोर्थ की वार्षिक रिपोर्ट 2024-25 के अनुसार सड़क नेटवर्क के मामले में भारत दुनिया में दूसरे स्थान पर है। ध्यान देना, सड़क नेटवर्क के मामले में दूसरे स्थान पर, मेट्रो नेटवर्क में भारत तीसरे स्थान पर है, ये भी याद रखना। और मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज के एनुअल रिपोर्ट 2024-25 के अनुसार जो रोड नेटवर्क है उसमें अमेरिका टॉप पर है, भारत दूसरे स्थान पर है, चीन तीसरे स्थान पर है, ब्राज़ील चौथे स्थान पर है। और भारत का जो सड़क नेटवर्क है कितना लंबा है? तो 63.45 लाख किलोमीटर। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में 71वीं सीनियर राष्ट्रीय पुरुष कबड्डी चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? तो यह 71वीं सीनियर राष्ट्रीय पुरुष कबड्डी चैंपियनशिप है जिसको जीता है सर्विसेज ने। ठीक है। और इसका आयोजन जो था ये ओडिशा कटक में किया गया था 20 से 23 फरवरी के बीच में। और यहाँ पर सर्विसेज ने किसको हराया है? तो रेलवे को हराया है। ठीक है। तो 71वीं सीनियर राष्ट्रीय पुरुष कबड्डी चैंपियनशिप को जीत लिया है सर्विसेज ने और रेलवे इसमें दूसरे स्थान पर रहा है। भारत का पहला अंडर वाटर संग्रहालय और कृत्रिम रीफ कहाँ बनाया जाएगा? तो महाराष्ट्र में यह पहला अंडर वाटर संग्रहालय है। ठीक है। और अब इसे पानी में डुबो कर बनाया जा रहा है, बहुत बड़ी बात है यहाँ पर। फिर हालांकि थोड़ा सा अगर आप इसमें डीप में जानना चाहें तो मैं आपको बता दूं, हाल ही में इंडियन नेवी ने अपना जो डी कमीशन शिप है, रिटायर शिप है इनका, जिसका नाम है INS गुलदार, तो वो महाराष्ट्र टूरिज्म को सौंप दिया है। अब महाराष्ट्र टूरिज्म क्या कर रहा है कि ये जो INS गुलदार है इसको समुद्र में डुबा कर इसमें एक अंडर वाटर म्यूजियम को बना रहा है। तो अच्छी बात है, देखने में मज़ा आएगा अगर आप चाहें तो। इंटरनेशनल स्पेस मिशन के लिए चुने गए पहले विकलांग अंतरिक्ष यात्री, इनका नाम क्या है? जॉन मैकफॉल। कहाँ से हैं? तो ये ब्रिटेन से हैं। ठीक है। तो जॉन मैकफॉल नाम याद रखना, ये ब्रिटेन से हैं। ये इंटरनेशनल स्पेस मिशन के लिए चुने गए हैं और विकलांग अंतरिक्ष यात्री हैं भाई साहब, तो बहुत बड़ी बात है। अगर हम बात करें यहाँ पर ESA के बारे में, यानी कि यूरोपियन स्पेस एजेंसी के बारे में, तो 1975 में इसकी स्थापना होती है। हेडक्वार्टर मिलेगा आपको फ्रांस पेरिस में। DG कौन है? जोसेफ एस बैचर हैं। क्या नाम है? जोसेफ एस बैचर। हाल ही में कार्बन बाजार पर पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन प्रकृति कहाँ पर आयोजित किया गया?
तो कार्बन बाजार पर पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है जिसको नाम दिया गया है प्रकृति। तो प्रकृति का आयोजन किया गया था कहाँ पर? नई दिल्ली में किया गया। कब किया गया था? 24-25 फरवरी 2025 को। और इसका आयोजक कौन रहा? ऊर्जा दक्षता ब्यूरो, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का 22वां स्थापना दिवस मनाया गया कब? 19 फरवरी 2025 को। तो ध्यान देना कि नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब ने 19 फरवरी 2025 को अपना 22वां स्थापना दिवस मनाया है। NCST, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब, इसकी स्थापना होती है आर्टिकल 338A के तहत। और जो आपका NCSC है उसकी स्थापना आर्टिकल 338 के अंतर्गत की गई है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में ग्रेट बैकयार्ड बर्ड काउंट में लगातार तीसरे साल सर्वाधिक प्रजातियों के साथ किसने शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो वेस्ट बंगाल ने। ठीक है, तो ग्रेट बैकयार्ड बर्ड काउंट में टॉप पर कौन है? वेस्ट बंगाल है। तो ध्यान देना यहाँ पर पक्षी प्रजातियों की संख्या के अनुसार जो टॉप स्टेट हैं, सबसे ज़्यादा जो प्रजातियां हैं वो पश्चिम बंगाल में हैं, 543 हैं। उत्तराखंड में 446 हैं। असम और महाराष्ट्र सेम 414 प्रजातियां। कर्नाटक 5वें स्थान पर 380 प्रजातियों के साथ। ठीक है, नीति आयोग के CEO का कार्यकाल 1 साल से बढ़ाया गया है। इनका नाम है BVR सुब्रमण्यम। तो बात यहाँ पर हुई नीति आयोग के बारे में। कई बार इसका फुल फॉर्म भी एग्जाम में पूछता है। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। अध्यक्ष होते हैं हमारे प्रधानमंत्री जो कि वर्तमान में PM मोदी जी हैं। उपाध्यक्ष हैं डॉक्टर सुमन के बेरी, और इसके जो पहले उपाध्यक्ष थे वो अरविंद अडिगा थे। CEO कौन है? BVR सुब्रमण्यम है। विश्व चिंतन दिवस ये प्रतिवर्ष होगा 22 फरवरी को। तो 2025 में इसकी थीम क्या है? अवर स्टोरी, हमारी कहानी। हाल ही में किस देश के माउंट डुकोनो ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है? देखो, प्रश्न का उद्देश्य बस ये है कि आप याद रख सको कि माउंट डुकोनो ज्वालामुखी जो है यह किस देश में स्थित है? तो यह स्थित है इंडोनेशिया में। हाल ही में टाइम मैगजीन द्वारा वुमेन्स ऑफ द ईयर 2025 में किस भारतीय महिला को भी शामिल किया गया है? तो वुमेन्स ऑफ द ईयर 2025 ये डॉक्टर पूर्णिमा देवी बर्मन को इसमें शामिल किया गया है। डॉक्टर पूर्णिमा देवी बर्मन ये असम की वन्यजीव विज्ञानी हैं और इन्होंने एक हरगिला या ग्रेटर एडजुटेंट स्टार की आबादी बढ़ाने में इन्होंने काफ़ी मदद की है। ध्यान देना कि डॉक्टर पूर्णिमा देवी बर्मन को 2 बार 2017 में फिर 2024 में व्हिटले गोल्ड अवार्ड भी दिया जा चुका है। अगला क्वेश्चन है 2025 में मिस वर्ल्ड कॉन्टेस्ट की मेज़बानी कौन करेगा? तो तेलंगाना में होगा 2025 का मिस वर्ल्ड कॉन्टेस्ट। कब होगा? यह 7 से लेकर 31 मई के बीच में आयोजित किया जाएगा और यह 72वां संस्करण भी होगा। किस राज्य में गुटखा और पान मसाला पर 1 साल का प्रतिबंध लगा है? तो झारखंड में। उद्देश्य क्या है? वही सार्वजनिक स्वास्थ्य। धर्मा गार्जियन आपको पता ही है। धर्मा गार्जियन भारत और जापान के बीच होने वाला एक अभ्यास है और इसका 6ठा संस्करण जापान के माउंट फिजी में आयोजित किया गया था 25 फरवरी से 9 मार्च के बीच में। एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु मैं आपको बताता हूं जो कि अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि होक्काइडो, होन्शु, क्यूशु और शिकोकू ये जो द्वीप हैं, ये चारों द्वीप कहाँ पर स्थित हैं? ये जापान में स्थित हैं और अक्सर न जाने क्यों इन द्वीपों के बारे में प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो थोड़ा सा इसके बारे में आप पढ़िएगा। होक्काइडो, होन्शु, क्यूशु और शिकोकू द्वीप जो हैं ये जापान में हैं। जापान के PM वर्तमान में शिगेरू इशिबा हैं और जापान की जो संसद है उसको डाइट कहा जाता है, डाइट। गूगल का भारत में सबसे बड़ा परिसर अनंत कहाँ पर खोला गया? तो अनंत नामक ये परिसर है बेंगलुरु में खोला गया है। देश का पहला बायो बैंक कहाँ पर शुरू हुआ था? तो दार्जिलिंग चिड़ियाघर में, पश्चिम बंगाल में स्थित है दार्जिलिंग चिड़ियाघर। इसका दूसरा नाम क्या है? पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क। यहाँ लुप्त प्राय जानवरों की कोशिका और ऊतकों के नमूने एकत्र किए जाएंगे। इसे फ्रोजन जू भी कहा जाएगा। ठीक है, भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बन गए हैं? तो नए मुख्य चुनाव आयुक्त का नाम है ज्ञानेश कुमार। फरवरी 2025 में बने हैं ज्ञानेश कुमार हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त। BBC इंडियन स्पोर्ट ऑफ द ईयर चुनी गई हैं मनु भाकर। BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर चुनी गई हैं ये फरवरी 2025 में। BBC इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर शीतल देवी आर्चरी में। और लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया था क्रिकेट में
मैथिली राज को, ठीक है। लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या है, बीबीसी इंडियन स्पोर्ट वुमेन ऑफ द ईयर चुनी गई हैं मनु भाकर, और बीबीसी इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर चुनी गई हैं शीतल देवी। मनु भाकर का संबंध, मनु भाकर क्या है बताओ, और शीतल देवी ये तो तीरंदाज हैं, आपको पता ही है, इनके हाथ नहीं हैं। पेरिस ओलंपिक 2024 में इन्होंने 2 गोल्ड जीते थे मनु भाकर ने, आपको याद होगा, और ये शूटिंग से संबंधित हैं। आगे बढ़ते हैं, एशियन विंटर गेम्स 2025 में पदक तालिका में टॉप पर कौन है, तो चीन। एशियन विंटर गेम्स 2025 में पदक तालिका में टॉप पर चीन है। और ध्यान देना कि 2025 में एशियन विंटर गेम्स का 9वां संस्करण आयोजित किया गया था। कहाँ पर, तो हॉर्बिन में किया गया था, और 1 से 14 फरवरी के बीच में। इसका मोटो है ड्रीम ऑफ विंटर, लव एमंग एशिया, और पदक तालिका में टॉप पर चीन है। भारत ने कोई मेडल इसमें नहीं जीता है, और बाकी चीज़ें इतनी महत्वपूर्ण नहीं है। अगला क्वेश्चन है, ग्लोबल टूरिज्म रेजिलियंस डे यानी कि वैश्विक पर्यटन लचीलापन दिवस, तो ये 17 फरवरी 2025 को मनाया गया। इससे मिलते जुलते कुछ और भी दिवस हैं जो कि अक्सर एग्ज़ाम में आते हैं, जैसे कि वर्ल्ड टूरिज्म डे, ये कब मनाया जाता है, 27 सितंबर को। नेशनल टूरिज्म डे ये कब होता है, 25 जनवरी को। तो विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर होता है, राष्ट्रीय पर्यटन दिवस 25 जनवरी को होता है। जबकि वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन हेडक्वार्टर ये कहाँ पर है, ये स्पेन के मैड्रिड में है। और ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स 2024 में जो भारत की रैंक है वो 39 है। यूएसए जो है वो टॉप पर है, ठीक है, ध्यान देना इसको। और इसे जारी किया गया है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा। लोकसभा ने कितनी भाषाओं को ट्रांसलेशन भाषाओं में शामिल किया है, हाल ही में लोकसभा में 6 कुछ नई भाषाएं जोड़ी गई हैं, 6 भाषाओं को, यानी कि अब वहाँ पर जो बैठे हुए सांसद वगैरह हैं तो वो जब अपना ट्रांसलेटर कान में लगाएंगे तो 6 और भाषाएं हैं जो उनको अपनी भाषा में उनको सुनाई देगी। तो लोकसभा में भाषाई समावेशन को बढ़ावा देने के लिए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने बोडो, डोगरी, मैथिली, मणिपुरी, संस्कृत और उर्दू को अनुवाद भाषाओं में शामिल करने की घोषणा की है। उद्देश्य क्या है, सांसदों के लिए संसदीय कार्रवाई को अधिक सुगम और लोकतांत्रिक भागीदारी को सुदृढ़ करना। अब तक 10 भाषाएं जो थी वो अनुवाद भाषाओं में शामिल थी, यानी कि असमिया, बंगाली, गुजराती, कन्नड़, मलयालम, मराठी, उड़िया, तेलुगु, हिंदी और अंग्रेजी, ये 10 भाषाएं थी। 6 भाषाएं इसमें और ऐड हो गई हैं, तो अब कुल मिला के कुल कितनी भाषाएं हो गई हैं, अब 16 भाषाएं होंगी जो कि अनुवादित भाषाओं में सम्मिलित हो गई, यानी कि इनमें से कोई भी भाषा होगी ना वो आपको अपनी भाषा में सुनाई देगी। आइंस्टीन वलय की खोज किसके द्वारा की गई है, तो यूरोपियन स्पेस एजेंसी के द्वारा आइंस्टीन वलय की खोज की गई है। ये आइंस्टीन वलय क्या है, तो आइंस्टीन रिंग प्रकाश की एक रिंग है जो किसी खगोलीय पिंड जैसे डार्क मैटर, आकाशगंगा या आकाशगंगाओं के समूह के चारों ओर दिखाई देती है। यूरोपियन स्पेस एजेंसी के यूक्लिड टेलीस्कोप ने अंतरिक्ष में अपना पहला आइंस्टीन रिंग को खोज लिया है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, 38वें राष्ट्रीय खेल के बारे में बात करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। तो 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 में पदक तालिका में टॉप पर सर्विसेज है, ठीक है। अभी आपने देखा था कबड्डी में भी टॉप पर कौन रहा था, सर्विसेज ही रहा था। तो राष्ट्रीय खेलों में भी सर्विसेज जो है वो टॉप पर है। 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 ये 28 जनवरी से शुरू हुए थे। फाइनल इसका 14 फरवरी 2025 को खेला गया था। कहाँ पर, उत्तराखंड में। स्लोगन रहा संकल्प से शिखर तक। शुभंकर का नाम मौली है जो कि एक गौरैया है। मसाल को नाम दिया गया था तेजस्विनी, और इसकी थीम भी रखी गई है ग्रीन थीम्स, ग्रीन गेम्स। क्या नाम है, ग्रीन गेम्स। और इसमें कुल 35 खेल खेले गए। जो टॉप टीम थी उसको राजा भालेंद्र सिंह ट्रॉफी दी गई, यानी कि सर्विसेज को राजा भालेंद्र सिंह ट्रॉफी मिली है। और जो पहला राष्ट्रीय खेल था लाहौर में हुआ था 1924 में। 37वें जो राष्ट्रीय खेल थे 2024 में ये गोवा में हुए थे। 38वें कहाँ पर हो गए, 38वें हो गए आपके उत्तराखंड में। और अब अगली साल 2026 में जो 39वां राष्ट्रीय खेल होगा ये मेघालय में आयोजित किया जाएगा। कोल्ड शिप नामक अंतरिक्ष स्टेशन के निर्माण की घोषणा की गई है चीन के द्वारा। अब ये क्या है, देखो समुद्र में ना 2 किलोमीटर की गहराई पर एक यहाँ पर
स्पेस स्टेशन बनाया जाएगा चीन के द्वारा। इसे नाम दिया गया है कोल्ड सीप, कोल्ड सीप, ठीक है। और ये कौन बना रहा है? तो ये काम चीन ही कर सकता है भाई। हाल ही में किस राज्य ने फाय सागर झील का नाम बदल दिया है? तो अब ये जो फाय सागर झील है इसे कहा जाएगा वरुण सागर झील। तो फाय सागर झील कहाँ पर स्थित है? यह राजस्थान में स्थित है। राजस्थान सरकार ने अजमेर में ब्रिटिश काल के 2 महत्वपूर्ण स्थलों के नाम बदल दिए हैं। 132 साल पुरानी जो फाय सागर झील थी, अब इसको वरुण सागर के नाम से, और 113 साल पुरानी किंग एडवर्ड मेमोरियल भवन का नाम बदलकर महर्षि दयानंद विश्रांत गृह कर दिया गया है, ठीक है। हाल ही में किसे ग्लोबल टीचर प्राइज से सम्मानित किया गया था? ग्लोबल टीचर प्राइज़, ग्लोबल मतलब वैश्विक शिक्षक अवार्ड से सम्मानित किया गया किसको? मंसूर अल मंसूर को। ये कहाँ के हैं? तो मंसूर अल मंसूर ये यूएई के हैं। और यूएई में आयोजित वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट में चैरिटी कार्यों और कैदियों को शिक्षा देने के लिए सऊदी के एक टीचर मंसूर अल मंसूर को ग्लोबल टीचर प्राइज़ से सम्मानित किया गया है। उन्हें $1 मिलियन प्रदान किए गए हैं। ये एक लेखक भी हैं जो बच्चों की शिक्षा के लिए काम करते हैं। भ्रष्टाचार पर आईसीसी द्वारा प्रतिबंधित पहली महिला क्रिकेटर कौन बन गई हैं? तो भ्रष्टाचार के मुद्दे पर आईसीसी ने क्या किया है कि बांग्लादेश की एक क्रिकेटर हैं सुहेली अख्तर, इनको प्रतिबंधित कर दिया है। इन पर जो महिला वर्ल्ड कप हुआ था पिछले साल, उसमें हेराफेरी करने का आरोप लगाया गया है। तीसरा भारत ऊर्जा सप्ताह 2025 ये शुरू किया गया था नई दिल्ली में। और विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2025 का 12वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? विश्व सरकार शिखर सम्मेलन, अभी मैंने आपको बताया था ना, यहाँ पर आपने देखा था कि जो ग्लोबल टीचर प्राइज़ दिया गया था मंसूर अल मंसूर को, तो ये वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट का आयोजन हुआ है यूएई में। वही प्रश्न यहाँ पर दोबारा से आ गया है, तो यूएई में ही इसका आयोजन किया गया था। वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2025 12वां एडिशन था, जो कि 10 से 13 फरवरी के बीच में आयोजित किया गया था। दोस्तों, बात करते हैं भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक के बारे में, यानी करप्शन परसेप्शन इंडेक्स के बारे में। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचकांक है, तो इसके बारे में जान लीजिए आप कि देखो 2024 के भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक यानी कि करप्शन परसेप्शन इंडेक्स CPI में भारत जो है वो 96वें स्थान पर है। कुल 180 देशों पर यह रैंक जारी की गई है, ठीक है। अब ध्यान देना है यहाँ पर कि ये जो भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक है CPI, इसे ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा जारी किया जाता है। और अगर यहाँ पर किसी को 0 अंक मिल रहे हैं तो मतलब वो अत्यधिक भ्रष्ट है, और 100 अंक मिलते हैं तो मतलब बहुत स्वच्छ है। तो 0 से 100 के बीच में यहाँ पर अंक प्रदान किए जाते हैं। भारत का स्कोर फिलहाल 38 है। 2023 में 39 था, मतलब स्कोर में कमी आ रही है, ठीक है। तो अगर 0 अंक की ओर बढ़ रहे हैं मतलब कि भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। तो 39 से हम 38 में आ गए हैं। एग्जैक्टली देखा जाए तो भारत का स्कोर 2024 में कितना है? तो 2024 में भारत जो है यह 38 स्थान पर है। 2023 में भारत जो था ये 39 नंबर पर था, मतलब 39 अंक हासिल किए थे, मतलब अंक ज़्यादा हैं तो भ्रष्टाचार कम था। और अब 2022 के बारे में बात करें तो 2022 में भारत ने 40 अंक हासिल किए थे। तो फिलहाल पिछले साल की तुलना में हम थोड़े से अधिक भ्रष्ट हो गए हैं अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट, ये ध्यान रखना आपको। और 2024 में भारत जो है ये 96वें स्थान पर है, पाकिस्तान 135वें स्थान पर है, श्रीलंका 121वें, बांग्लादेश 149वें और चीन जो है ये 76वें स्थान पर है। सबसे कम भ्रष्ट देश जो है वो डेनमार्क को माना गया है, यानी कि डेनमार्क में सबसे कम भ्रष्टाचार है, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखना। फरवरी में थाई पुसम त्यौहार किस राज्य में मनाया गया? तो तमिलनाडु में। थाई पुसम त्यौहार ये बहुत महत्वपूर्ण त्यौहार है, जो कि कहाँ पर होता है? तो तमिलनाडु में होता है। लिम्फेटिक फाइलियासिस हाथी पाँव को कब तक ख़त्म करने का लक्ष्य रखा गया है भारत में? तो 2027 तक, मतलब 2027 तक भारत में जो हाथी पाँव बीमारी है इसको समाप्त कर दिया जाएगा, ठीक है। ये ध्यान रखना आप। अब ये जो आप देख रहे हैं एनर्जी ड्रिंक है, इसको नाम दिया गया है स्पिनर। तो रिलायंस ने मुरलीधरन के साथ मिलकर एक स्पोर्ट ड्रिंक लॉन्च किया है और इसको नाम दिया गया है स्पिनर। क्या नाम है? स्पिनर। विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस होता है प्रतिवर्ष 11 फरवरी को। कई बार ये प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है, इसीलिए यह प्रश्न यहाँ पर मैंने शामिल किया है।
और 2025 में इसकी थीम क्या है? विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों के कैरियर की खोज, विज्ञान में उनकी आवाज़। मिलते जुलते कुछ दिवस हैं, इनको भी देख लेते हैं। जैसे कि 11 फरवरी की बात हो रही है यहाँ पर, तो विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस के साथ साथ 11 फरवरी को ही सेफर इंटरनेट डे और एंटी स्मगलिंग डे भी मनाया जाता है। किस देश ने हिंसा से निपटने के लिए ऑपरेशन डेविल हंट को स्टार्ट किया है? आपको याद होगा बांग्लादेश में फ़िलहाल स्थिति जो है वो सामान्य नहीं है, तो वहाँ पर जो विद्रोही हैं और जो इस प्रकार से उत्पात मचा रहे हैं उनको गिरफ्तार करने के लिए ऑपरेशन डेविल हंट को स्टार्ट किया गया है। हाल ही में जारी ग्लोबल लीड ग्रीन बिल्डिंग 2024 रैंक में भारत तीसरे स्थान पर है। ग्लोबल लीड ग्रीन बिल्डिंग 2024। अब इसका मतलब क्या हो गया? लीड का मतलब लीडरशिप इन एनर्जी एंड एनवायरमेंटल डिज़ाइन, ठीक है। तो इसमें पहले स्थान पर कौन है? चीन है, फिर कनाडा है, फिर तीसरे स्थान पर भारत है, साउथ कोरिया चौथे स्थान पर है, पाँचवें स्थान पर यूएई है, ठीक है। इसके बाद है फरवरी 2025 में भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित संयुक्त हवाई अभ्यास है, ज्वाइंट एयर एक्सरसाइज, उसको नाम दिया गया है विंग्ड रेडर्स या फिर राइडर्स। फरवरी 2025 में भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास साइक्लोन का आयोजन किया गया? तो साइक्लोन नामक जो युद्धाभ्यास है ये भारत और मिस्र मिलकर करते हैं। 2025 में साइक्लोन युद्धाभ्यास का तीसरा संस्करण रहा था, जो कि राजस्थान में आयोजित किया गया था। कहाँ पर? राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में। चर्चा में रहा कृत्रिम सूर्य, आर्टिफिशियल सन बना डाला है चाइना ने भाई साहब। नाम इसको दिया है ईस्ट। क्या नाम है? ईस्ट। और बनाया किसने है? तो चीन ने बनाया है। ईस्ट का फुल फॉर्म है एक्सपेरिमेंटल एडवांस्ड सुपर कंडक्टिंग टोकामाक। क्या नाम है? एक्सपेरिमेंटल एडवांस सुपर कंडक्टिंग टोकामैक। भारत की पहली फेरेट रिसर्च सुविधा कहाँ पर शुरू की गई है? फेरेट रिसर्च सुविधा हरियाणा में स्टार्ट हुई है और इस संस्था में संक्रामक रोगों पर रिसर्च किया जाएगा, वैक्सीन बनेगी, परीक्षण होगा। BAPS इसका फुल फॉर्म कई बार पूछा गया एग्जाम में। BAPS मतलब बॉप्स, तो इसे कहेंगे बोचासनवासी अक्षर पुरुषोत्तम स्वामी नारायण संस्था के द्वारा, यानी कि बॉप्स संस्था ने दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर का उद्घाटन कहाँ पर किया है? तो साउथ अफ्रीका में। विश्व दलहन दिवस प्रतिवर्ष होता है 10 फरवरी को, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये। और 2025 में इसकी थीम है पल्सेस, दालें कृषि खाद्य प्रणाली में विविधता लाना, ब्रिंगिंग डाइवर्सिटी टू ए एग्री फूड सिस्टम। केंद्रीय नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री कौन है? श्री प्रहलाद जोशी। तो केंद्रीय नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री श्री प्रहलाद जोशी के अनुसार देश में स्थापित सौर ऊर्जा क्षमता कितनी है? बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कि वर्तमान समय में 100 गीगावाट की क्षमता है हमारे पास सौर ऊर्जा के मामले में। 2025 तक देश की स्थापित सौर ऊर्जा क्षमता कितनी है? 100 गीगावाट है। 2030 तक इसे 500 गीगावाट तक पहुंचा दिया जाएगा। तो ध्यान देना कि 100 गीगावाट सौर ऊर्जा क्षमता वर्तमान में देश की है और 2030 तक अगले 5 सालों में इसे 5 गुना से बढ़ा दिया जाएगा, 500 गीगावाट कर दिया जाएगा। इंदौर के बाद किस शहर में भीख मांगने को अपराध घोषित किया गया है? आपको पता है इंदौर में भीख नहीं मांग सकते और अब भोपाल में भी भीख नहीं मांग सकते। तो भीख मांगने को जो प्रतिबंधित किया जाता है, क्या इसका कोई कानूनी आधार है? जी हाँ, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यानी कि BNSS 2023 की धारा 163 के अंतर्गत भीख मांगने को यहाँ पर गैर कानूनी घोषित कर दिया गया है। कहाँ पर? इंदौर के बाद भोपाल में। ज़ोमैटो का नाम बदल गया है। ज़ोमैटो बोर्ड ने अपना नाम बदल लिया है, नाम रख लिया है इटर्नल। तो सारे नाम बदल रहे, तो ज़ोमैटो ने भी अपना नाम बदल लिया। ज़ोमैटो के CEO कौन है? ये हैं दीपेंद्र गोयल। अगला क्वेश्चन है, DRDO ने किस IIT के साथ मिलकर भारत की सबसे बड़ी मेटल 3D प्रिंटिंग का अनावरण किया है? तो DRDO और IIT हैदराबाद, इन दोनों लोगों ने मिलकर एक मेटल का 3D प्रिंटिंग मशीन को बना लिया है। मतलब अब मेटल से भी 3D प्रिंटिंग की जा सकेगी।
इसमें 1 मीटर लंबे कंपोनेंट का निर्माण किया गया है और इस प्रिंटर से रॉकेट और रक्षा क्षेत्र के बड़े कंपोनेंट भी बनाए जा सकेंगे। फरवरी 2025 में मिसेज वर्ल्ड 2025 का खिताब जीतने वाली पहली अश्वेत महिला कौन बनी है? तो बात यहाँ पर हो रही है मिसेज वर्ल्ड के बारे में। तो फरवरी 2025 में मिसेज वर्ल्ड 2025 बन गई हैं सेगो गिलाय। सेगो गिलाय यह पहली अश्वेत महिला हैं जो कि मिसेज वर्ल्ड 2025 चुनी गई हैं। ये कहाँ से हैं सेगो गिलाय? तो साउथ अफ्रीका से हैं, ठीक है। और ये जो आयोजन था यह लास वेगास में किया गया था। 27 फरवरी को नासा का एक बड़ा अंतरिक्ष टेलीस्कोप लॉन्च किया गया और इसको नाम दिया गया है स्फीयर एक्स। स्फीयर एक्स नासा का एक अंतरिक्ष टेलीस्कोप है। इसका उद्देश्य क्या है? यूनिवर्स के विकास, मिल्की वे गैलेक्सी का निर्माण और बिग बैंग थियरी के रहस्यों को उजागर करना। स्फीयर एक्स 27 महीने तक अंतरिक्ष में रहेगा और 4 बार पूरे आकाश को स्कैन करेगा। यह रोज़ाना 600 इमेज लेगा और 6 महीने में पूरे आकाश का एक बार नक्शा बना देगा। इसका बजट $488 मिलियन रखा गया है। स्फीयर एक्स का जो फुल फॉर्म है आपको बता देता हूँ, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर फॉर द हिस्ट्री ऑफ द यूनिवर्स, इपोच ऑफ रीआयनाइजेशन एंड आइसेज एक्सप्लोरर। अगला क्वेश्चन है, फरवरी 2025 में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किस संगठन से बाहर होने के कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर कर दिए हैं? UNHRC यानी कि यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट काउंसिल से अमेरिका अब बाहर हो गया है। 15 मार्च 2006 में UNHRC की स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर इसका जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में है और अब अमेरिका कह रहा है कि हमको भैया मानवता से कोई मतलब नहीं है, हमको चाहिए बस पैसा, ठीक है। भारत की पहली AI यूनिवर्सिटी कहाँ पर स्थापित होगी? तो यह AI यूनिवर्सिटी है, पहली है, महाराष्ट्र में स्थापित होने जा रही है। तो दोस्तों ध्यान देना कि 27 फरवरी 2025 को उत्तराखंड ने राज्य में समान नागरिक संहिता को लागू कर दिया है। और ये जो समान नागरिक संहिता है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समान नागरिक संहिता को प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 44 के अंतर्गत। और उत्तराखंड समान नागरिक संहिता को मसौदा तैयार करने के लिए जो रिटायर्ड चीज़ें हैं रंजना देसाई जी, इनकी अध्यक्षता में ही जो कमेटी बनाई गई थी, तो उन्हीं को ये जिम्मेदारी अब गुजरात सरकार ने भी सौंप दी है, ठीक है। तो UCC सबसे पहले कहाँ पर लागू हुआ? उत्तराखंड में, और अब गुजरात सरकार भी इस पर काम कर रही है। मखाना बोर्ड कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? तो बिहार में, ध्यान देना इसको। मखाना बोर्ड बनेगा कहाँ पर? बिहार में बनेगा। मखाना उत्पादन में सबसे जो अग्रणी राज्य है वो बिहार ही है। हाल ही में चंद्रिका टंडन ने अपने किस एल्बम के लिए ग्रैमी पुरस्कार जीता है? तो ग्रैमी पुरस्कार, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है क्योंकि ये प्रश्न अक्सर एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है। तो भारतीय मूल की हैं, ये अमेरिकी संगीतकार हैं चंद्रिका टंडन। ये 67वें ग्रैमी अवार्ड 2025 में, ध्यान देना कि 2025 में ग्रैमी अवार्ड का यह 67वां संस्करण होगा। और इसमें जो एल्बम है त्रिवेणी के लिए बेस्ट न्यू एज एल्बम एम्बिएंट या चैंड एल्बम श्रेणी में अपना पहला ग्रैमी पुरस्कार जीता है। तो ग्रैमी अवार्ड्स को संगीत जगत में सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कारों में एक माना जाता है और इसे पहली बार 1959 में प्रदान किया गया था। पहली बार इसे कब दिया गया था? 1959 में। आपका अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राइट टू डाई विद डिग्निटी को लागू करने वाला दूसरा राज्य कौन सा बना है? देखो, पहला राज्य तो केरल था, ठीक है। अब दूसरा राज्य बन गया यहाँ पर कर्नाटक। तो राइट टू डाई विद डिग्निटी, तो सम्मान के साथ मृत्यु, ये जो अधिकार है यह प्रदान करने वाला जो दूसरा राज्य है यह कर्नाटक बन गया है। पहला कौन सा है? केरल है। भारत में पहला सफ़ेद बाघ प्रजनन केंद्र किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? सफ़ेद बाघ प्रजनन केंद्र ये स्थापित होगा मध्य प्रदेश में। और केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण ने मध्य प्रदेश के रीवा ज़िले में इसकी स्थापना को मंजूरी प्रदान कर दी है। हाल ही में गुजरात का पहला जैव विविधता विरासत स्थल कौन सा बना है? गुजरात का पहला जैव विविधता विरासत स्थल ये बन गया है गुनेरी गांव, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या होगा? मैंग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र की रक्षा करना। इससे कच्छ के पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने में मदद मिलेगी। हाल ही में किसने दूसरा
आईसीसी वोमेंस अंडर 19 T20 वर्ल्ड कप को जीत लिया है। तो देखने ध्यान देना, यह दूसरा था। आईसीसी वोमेंस अंडर 19 T20 वर्ल्ड कप विजेता बना है भारत, ठीक है, इतना याद रखिएगा। और भारत ने किसको हराया? तो भारत ने दक्षिण अफ्रीका को हराया है। इसका आयोजन मलेशिया के कुआलालंपुर में किया गया है। और कब से कब तक? तो 18 जनवरी से लेकर 2 फरवरी तक भारत ने दूसरी बार इसे जीता है। एक्चुअली में अब तक 2 संस्करण हुए हैं, दोनों को ही भारत ने ही जीता है, ठीक है। और इसका जो पहला संस्करण था 2023 में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? साउथ अफ्रीका में। तब भारत ने इंग्लैंड को हराया था। अगला क्वेश्चन है, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। विश्व कैंसर दिवस जो कि प्रतिवर्ष होता है 4 फरवरी को। 2 फरवरी को वेटलैंड डे होता है, फिर 4 फरवरी को होता है विश्व कैंसर दिवस। इसकी थीम क्या है? तो 2025 में और 26 में और 27 में तीनों साल के लिए विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी की थीम होगी यूनाइटेड बाई यूनिक। ये थीम याद रखना इंपॉर्टेंट है। ये 3 साल के लिए होगी, 25, 26 और 27 के लिए। राष्ट्रीय महिला आयोग की जो अध्यक्ष हैं विजया राहटकर। तो कई बार तो एग्ज़ाम में यही पूछ लेते हैं कि वर्तमान में राष्ट्रीय महिला आयोग की नई अध्यक्ष कौन बनी है। तो नई अध्यक्ष जो हैं वो विजया राहटकर बनी है। इससे पहले कौन था? तो रेखा शर्मा थी। और इन्होंने एक किताब लिखी है, किताब का नाम है कर्मयोगिनी वीरांगना। तो किताब का नाम भी याद रखिएगा। विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2025 की थीम क्या है? मैंने आपको बताया था ना कि 2 फरवरी को मनाया जाता है विश्व आर्द्रभूमि दिवस। तो इसकी थीम इंपॉर्टेंट है। थीम होगा प्रोटेक्टिंग वेटलैंड्स फॉर आवर कॉमन फ्यूचर। ये थीम है, ये आप याद रखिएगा। विश्व पुस्तक मेले 2025 की फोकस कंट्री कौन सी है? तो रूस है, ध्यान देना। और ये जो विश्व पुस्तक मेला था इसका आयोजन नई दिल्ली के भारत मंडपम में प्रगति मैदान में किया गया था 1 से 9 फरवरी तक, जिसका उद्घाटन राष्ट्रपति जी के द्वारा किया गया था। इसका आयोजन नेशनल बुक ट्रस्ट NBT के द्वारा किया गया। आपका अगला क्वेश्चन होगा, हाल ही में किस राज्य की उधवा झील को रामसर सूची में शामिल किया गया है? तो झील का नाम क्या है? उधवा झील। उधवा झील कहाँ पर है? तो झारखंड में। ध्यान देना, मैंने आपको बताया ना कि 2 फरवरी को होता है वर्ल्ड वेटलैंड डे। तो भारत से 4 नए स्थलों को रामसर सूची में शामिल किया गया है। और इसमें जो 4 नए स्थल हैं, एक तो मैंने आपको बताया कि उधवा झील है, उधवा झील झारखंड में है। दूसरा है खेचे ओपालरी वेटलैंड जो कि सिक्किम में है, खेचे ओपालरी वेटलैंड। तीसरा है सक्कारा कोट्टी बर्ड सेंचुरी तमिलनाडु में। और थेरथंगल पक्षी अभयारण्य, ये भी कहाँ पर है? तमिलनाडु में। तो तमिलनाडु से 2 हो गया और सिक्किम से 1 हो गया, झारखंड से 1 हो गया। ये 4 नए रामसर स्थल बन गए हैं। और अब भारत में कुल कितने रामसर स्थल हो गए हैं? तो 89 हो गए हैं, ठीक है। पहले 85 थे, 4 बढ़ गए, अब हो गए हैं कितने? 89 हो गए हैं। और सबसे ज़्यादा जो वेटलैंड हैं 20 वेटलैंड ये तमिलनाडु में हैं। दूसरे स्थान पर 10 वेटलैंड के साथ यूपी है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा जो वेटलैंड है कहाँ पर है? तमिलनाडु में है। तमिलनाडु के बाद यूपी है, ठीक है, ध्यान देना। सबसे बड़ा जो रामसर स्थल है वो सुंदरबन है, पश्चिम बंगाल का। सबसे छोटा वाला जो है ये हिमाचल प्रदेश का रेणुका है। इंदौर और उदयपुर वेटलैंड सिटी प्रमाणन प्राप्त शहरों की सूची में शामिल हैं। और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये एग्ज़ाम में अगर आ गया ना तो डेफिनेटली आपको अंक अधिक मिलेंगे, क्योंकि लोग इसे अक्सर इग्नोर करते हैं। भारत की आर्द्र भूमियों को कितने भागों में बांटा गया है? तो ध्यान देना कि 8 पे टिक कर देना, 8 भागों में बांटा गया है। तो इससे आपको फ़ायदा मिल जाएगा। इसके बाद है 2025-26 के बजट में किस मंत्रालय को सबसे अधिक बजट का आवंटन किया गया है? तो ध्यान देना कि वित्त मंत्रालय को सबसे अधिक बजट का आवंटन किया गया है। वित्त मंत्रालय को कितना आवंटन किया गया है? तो ध्यान देना इसके लिए कुल 19,39,1.26 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2025-26 के लिए अपना लगातार 8वां बजट पेश किया है। और ये जो बजट है 2025-26 की, इसकी थीम है सबका विकास। और इसमें राजकोषीय घाटा जो है वो GDP का 4.4% तक लाना सुनिश्चित किया गया है। हाल ही में पहला रायसीना मध्य पूर्व सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया? तो पहला है तो इम्पोर्टेंट है, रायसीना मध्य पूर्व सम्मेलन ये यूनाइटेड अरब अमीरात में आयोजित किया गया। कब किया गया था? 28-29 जनवरी के अंत में। और इसमें चीफ गेस्ट कौन रहे थे? एस जयशंकर, भारत के विदेश मंत्री। अब ये जो रायसीना मध्य पूर्व सम्मेलन है इसका ऑब्जेक्टिव उद्देश्य क्या है?
तो ऑब्जेक्टिव होगा रायसीना डायलॉग भू राजनीति और अर्थशास्त्र पर भारत का एक प्रमुख सम्मेलन है जहां विश्व समुदाय के सामने आने वाली सबसे चुनौतीपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की जाती है। और नासा का जो एक्सियोम 4 मिशन है ये भी याद रखिएगा। हाल ही में किस भारतीय को नासा के एक्सियोम 4 मिशन के लिए चुना गया है? तो ये हैं शुभांशु शुक्ला। ये लखनऊ से हैं लेकिन इंडियन एयरफोर्स में काम करते हैं। इनको नासा के एक्सियोम 4 मिशन के लिए चुना गया है, तो बड़ी प्राउड वाली बात है। शुभांशु इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में जाने वाले पहले भारतीय होंगे और इस एक्सियोम मिशन को फ्लोरिडा के कैनेडी स्पेस सेंटर से लॉन्च किया जाएगा। हाल ही में 10वें, कौन सा संस्करण? 10वां विज्ञान फाई फिल्म महोत्सव, अब इसको साई फाई कहोगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। तो विज्ञान फाई मतलब साई फाई फिल्म महोत्सव का उद्घाटन किया गया कहाँ पर? गोवा में। भारत के 10वें साई फाई फिल्म फेस्टिवल 2025 का उद्घाटन पणजी गोवा में 29 जनवरी से 1 फरवरी तक किया गया। उद्घाटन किया गया था गोवा के सीएम प्रमोद सावंत के द्वारा। इसकी थीम है हरित क्रांति। ठीक है, देखो देश का पहला ग्लास ब्रिज भी बन गया है तमिलनाडु में। यह देश का पहला ग्लास ब्रिज है। आप कभी जाएंगे तो वहाँ पर जो विवेकानंद रॉक है वहाँ पर आपको ये अद्भुत जो ब्रिज है वो दिखाई देगा। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के स्टालिन ने 30 दिसंबर को कन्याकुमारी में समुद्र पर बने भारत के पहले ग्लास ब्रिज का उद्घाटन किया है और इसकी जो लंबाई है ये 77 मीटर, चौड़ाई 10 मीटर है। ज़्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन क्या होता था ना कि 2 जगह हैं यहाँ पर। मैं आपको बता दूँ जो टूरिस्ट होते थे वो कन्याकुमारी के तट से विवेकानंद रॉक मेमोरियल से सीधे 133 फीट ऊंची तिरुवल्लुवर प्रतिमा तक पहुंच सकते हैं। क्या होता था पहले? विवेकानंद रॉक तक आप तो चले जाते थे, फिर काफ़ी घूम के आपको जाना पड़ता था, और अब क्या है डायरेक्टली आप पहुंच जाएंगे। हालांकि इस पर खर्चा हुआ है 37 करोड़ रुपए का, लेकिन कोई बात नहीं, यहाँ पर जो पर्यटक होंगे उनसे तो कर लगा के वसूल कर लिया जाएगा, नो प्रॉब्लम। हाल ही में कितने खिलाड़ियों को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया? तो यह खेल रत्न पुरस्कार है। पहले इसका नाम राजीव गांधी के नाम पर था, अब इसे बदल दिया गया है। अब इसका नाम कर दिया गया है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024। और 2024 में ये जो खेल रत्न है ये 4 खिलाड़ियों को दिया गया है। डी गुकेश जो कि शतरंज के महारथी हैं, हरमनप्रीत सिंह ये हॉकी से संबंधित हैं, प्रवीण कुमार पैरा एथलीट ये शायद नोएडा के आसपास के हैं, यूपी से हैं, और मनु भाकर शूटिंग के लिए। तो मनु भाकर, प्रवीण कुमार, हरमनप्रीत और डी गुकेश ये 4 खिलाड़ी हैं जिनको 2024 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। खेल रत्न पुरस्कार युवा मामले और खेल मंत्रालय के द्वारा घोषित होते हैं, जिसमें पुरस्कार की राशि जो है बढ़ाकर अब 25 लाख रुपए कर दी गई है। अगला क्वेश्चन होगा 31वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस 2025 कहाँ पर आयोजित किया गया है? तो यह 31वां था राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस 2025। तो बच्चों के लिए जो विज्ञान कांग्रेस होता है नेशनल स्तर पर, तो राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस 2025 का आयोजन कहाँ पर किया गया? भोपाल, मध्य प्रदेश में। और सीएम मोहन यादव कौन है? मध्य प्रदेश के सीएम के द्वारा इस अवसर पर बाराहमीर खगोलीय वेधशाला के स्वचालन का उद्घाटन भी किया गया है। 30वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस 2023 में अहमदाबाद, गुजरात में आयोजित किया गया था और अब ये 31वां है। तो 2023 के बाद 2025 में, यानी कि हर 2 साल में इसे आयोजित किया जाता है और ये राष्ट्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी संचार परिषद के द्वारा आयोजित किया जाता है। कौन सा राज्य देश की पहली तटीय और जल पक्षी गणना कर रहा है? तो तटीय जल पक्षियों की गणना हो रही है गुजरात में, और ऐसा करने वाला गुजरात देश का पहला राज्य बन गया है। भारत की पहली तटीय और जल पक्षी, ये जो जल पक्षी होते हैं जो तट पर रहते हैं, जिनकी चोंच बड़ी लंबी होती है, इन्हें वेडर बर्ड कहते हैं, वेडर पक्षी। इनकी जो गणना हुई है वो 3 से 5 जनवरी 2025 के बीच में गुजरात के जामनगर में स्थित समुद्री राष्ट्रीय उद्यान और समुद्री अभयारण्य में आयोजित की गई है। तो वेडर पक्षी यानी कि वे पक्षी जिनकी लंबी चोंच, पैर, लंबी गर्दन होती है और उथले पानी में सबसे अनुकूलित होते हैं। ये मछली और मेढक को खाते हैं, जैसे कि क्रेन, सारस, सूबिल, आइबिस, बगुला, फ्लेमिंगो, ये सब वेडर बर्ड में आते हैं। हाल ही में भारतीय रेलवे का प्रस्तावित 69वां मंडल कौन सा होगा? तो जम्मू मंडल को भारतीय रेलवे का 69वां मंडल घोषित किया गया है। फिलहाल मंडल का मतलब डिवीजन से है। वर्तमान में भारतीय रेलवे में कितने डिवीज़न हैं? 68 हैं, अब 69 हो जाएगा आपका जम्मू मंडल। अमेरिका, चीन और रूस के बाद
अमेरिका, चीन और रूस के बाद भारत दुनिया में चौथा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क धारित करता है। हालांकि भारतीय रेल एकल प्रबंधन के तहत दुनिया की सबसे बड़ी रेलवे प्रणाली है और इसमें 12.5 लाख कर्मचारी काम करते हैं और रेलवे जो है ना, ये दुनिया का सबसे बड़ा नियोक्ता भी है। हाल ही में विदेश मंत्रालय ने 2025 के प्रवासी भारतीय पुरस्कारों के लिए कितने नामों की घोषणा की है? तो 27। यानी कि प्रवासी भारतीय पुरस्कार कितने लोगों को दिए जाएंगे? 27 लोगों को। ये 27 लोग 23 देशों में रहते हैं। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में 8 से 10 जनवरी 2025 तक 18वें भारतीय प्रवासी सम्मेलन का आयोजन किया गया। अब मैं आपसे एक सवाल करूंगा कि ये जो 18वां भारतीय प्रवासी सम्मेलन हुआ उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में 8 से 10 जनवरी तक, तो हमारा जो चीफ गेस्ट रहा वो कौन सा देश बना? फटाफट कमेंट करो, आगे इसका उत्तर आपको मिल जाएगा। हाल ही में भारत सरकार ने कब तक अंटार्कटिका में मैत्री-2 अनुसंधान केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है? तो 2029 तक यह केंद्र स्थापित हो जाएगा, मैत्री-2 अनुसंधान केंद्र। तो ये तस्वीर आप देखिए, बहुत ही दिलचस्प है। मैत्री-2 रिसर्च सेंटर पूर्वी अंटार्कटिका में लगाया जाएगा। भारत ने अंटार्कटिका में अब तक 3 अस्थायी अनुसंधान केंद्र बनाए हैं। तो एक तो बना था आपका दक्षिण गंगोत्री 1983 में, मैत्री बनाया गया था 1989 में, भारती को बनाया गया था 2012 में। वर्तमान में केवल मैत्री और भारती काम कर रहे हैं और मैत्री-2 भी अब 4 साल के बाद काम करना स्टार्ट कर देगा। UNFCCC की रिपोर्ट के अनुसार भारत ने वर्ष 2020 में ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कितने प्रतिशत की कमी की है? ये प्रश्न मतलब सेम नहीं था, डेटा के हिसाब से 2020 का यहाँ पर पूछा गया ना, तो इसके पहले 2 साल पहले एक क्वेश्चन पूछा गया था UPPSC में, तो प्रश्न इंपॉर्टेंट है। UNFCCC की रिपोर्ट के अनुसार भारत ने वर्ष 2020 में ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कितने प्रतिशत की कमी की है? तो 7.93%। अब UNFCCC मतलब यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू क्लाइमेट चेंज स्थापना होती है 1994 में। COP21 कब हुआ था? कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज कहते हैं इसे। ये 1995 में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? बर्लिन, जर्मनी में। COP20 का आयोजन 2024 में किया गया था बाकू, अजरबैजान में। 2005 से 2020 तक अब तक कुल 36% की कमी जो है दर्ज हुई है। और अगर बात करें क्लाइमेट एक्शन के अंतर्गत जो COP28 है, इसका आयोजन UAE में किया गया। 27 का आयोजन इजिप्ट में किया गया। COP30 का आयोजन ब्राज़ील में होगा। COP8 का आयोजन नई दिल्ली में किया गया था, कब? 2002 में। और COP21 का आयोजन कहाँ पर किया गया? पेरिस में किया गया। ठीक है, तो इसके बाद आगे बढ़ते हैं वर्ष 2025 और इसके बाद जन्म लेने वाले जो बच्चे होंगे। देखो यहाँ पर क्या है ना कि जो पीढ़ी ये बदल रही तेज़ी से, तो उसको नाम दे दिया जा रहा है। जैसे कि 1995 से लेकर 2009 के बीच में जो बच्चे पैदा हुए उनको कहा जाता है जेन जेड। ये जेन जेड हैं, जनरेशन जेड। 2010 से लेकर 2024 के बीच में जो बच्चे पैदा हुए उनको कहा जा रहा है जेन अल्फ़ा। और अब 2025 के बाद 2039 तक जो बच्चे पैदा होंगे वो जेन बीटा होंगे। ठीक है, तो मतलब अब यहाँ पर जनरेशन का नाम भी हो गया है, जेन जेड, जेन अल्फ़ा, जेन बीटा। अब अगला शायद जेन गामा हो, आई एम नॉट श्योर, बट हो सकता है। अंटार्कटिका में अपने अनुसंधान स्टेशन मैत्री के पास भारत द्वारा निर्मित ताजे पानी की झील को किस नाम से जाना जाता है? जैसे कि मैंने आपको बताया था, अंटार्कटिका में भारत का जो अनुसंधान स्टेशन है मैत्री की स्थापना कब हुई थी? तो मैत्री की स्थापना होती है 1989 में। तो इसके पास एक झील बनाई गई है। ठीक है, इसको नाम दिया गया है प्रियदर्शनी झील इसे कहा गया है। उत्तरी ध्रुव आर्कटिक में भारतीय अनुसंधान केंद्र है उसका नाम है हिमाद्री। इसकी स्थापना हुई थी 2008 में। तो उत्तरी ध्रुव आर्कटिक में भारतीय अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है? हिमाद्री। और ये देखो, आर्कटिक और अंटार्कटिक में कंफ्यूज मत होना आप। ठीक है, तो आर्कटिक जो होता है ना ये उत्तरी ध्रुव में होता है, अंटार्कटिक जो होता है ये दक्षिणी ध्रुव पर स्थित होता है। अंटार्कटिक की जो सबसे ऊंची चोटी है उसे माउंट विंसन मैसिव कहते हैं और अंटार्कटिका का जो एक्टिव वोल्केनो है वो माउंट एयरबेस है जो कि रास द्वीप पर स्थित है। तो एक बात तो पक्का याद रखना आप लोग कि ये जो धरती है, ठीक है, ऊपर का जो नॉर्थ पोल है, नीचे का साउथ पोल है। ठीक है, तो जो आपका अंटार्कटिका है ना ये साउथ पोल पर है और आर्कटिक जो है यह नॉर्थ पोल पर है। तो ये ध्यान रखना।
और नॉर्थ पोल पर यानी कि आर्कटिक में जो भारतीय अनुसंधान केंद्र है उसका नाम है हिमाद्री। तो हिमाद्री आपको यहाँ मिलेगा, जबकि यहाँ पर आपको कई मिल जाएंगे। अभी तो मैत्री 2 की जो स्थापना होने वाली है वो भी यहीं अंटार्कटिका में यानी कि साउथ पोल पर ही होने वाली है। ठीक है। हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार मेट्रो रेल नेटवर्क में भारत दुनिया में किस स्थान पर है? तो मैंने आपको बताया था कि अगर सड़क नेटवर्क के बारे में बात की जाए तो अमेरिका के बाद दूसरे स्थान पर भारत है, लेकिन मेट्रो रेल में भी भारत जो है तीसरे स्थान पर है। तो मैंने आपको बताया था इसके पहले स्थान पर हालांकि चीन है, दूसरे स्थान पर अमेरिका है। और यहाँ अगर बात करें रोड वाले के मामले में तो पहले स्थान पर यूएसए है, दूसरे स्थान पर इंडिया है, तीसरे स्थान पर आता है चाइना। ठीक है। तो रोड में और मेट्रो रेल में चीन पहले स्थान पर, फिर अमेरिका, फिर भारत। ठीक है। भारत ने किसको पीछे छोड़ा है? तो जापान जो है वो चौथे स्थान पर आ गया है। हाल ही में दुनिया की सबसे उम्रदराज महिला कौन है? तो देखो, इना कैनोबारो लुकस, जिनकी उम्र 116 वर्ष 210 दिन है। फिलहाल अब ये दिन बढ़ चुके हैं क्योंकि ये जो अपडेट है ये लगभग 1 महीने पहले की है। ये ब्राज़ील की हैं और ये दुनिया की सबसे बुजुर्ग महिला टोमिको इतुका का निधन हो गया। तो उसके बाद टोमिको इतुका कहाँ से थी? टोमिको इतुका जापान से थी। अब सबसे बुजुर्ग जो हैं ये ब्राज़ील की हैं। क्या नाम है इनका? इनका नाम है इना कैनोबारो लुकस। ठीक है। कितने साल की हैं? 116 वर्ष 210 दिन, मतलब लगभग 117 साल की हैं ये। हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने सीबीआई के एक पोर्टल को लॉन्च किया है और इसको नाम दिया गया है भारत पोल। इंटरपोल का नाम आपने सुना होगा। इंटरपोल और भारत पोल मतलब क्या है कि यह पोर्टल जो कि 7 जनवरी को लॉन्च किया गया है। तो भारत पोल पोर्टल की मदद से भारत की जांच एजेंसी विदेशी एजेंसियों और इंटरपोल से कनेक्ट हो सकेगी। ये है आपका भारत पोल, इंटरपोल जैसा, और इंटरपोल से भी यह कनेक्ट हो सकेंगे इस पोर्टल के माध्यम से। आगे बढ़ते हैं। जनवरी 2025 में ब्रिक्स का 10वां पूर्ण सदस्य देश कौन सा बन गया? तो देखो, जनवरी 2025 में जो 10वां ब्रिक्स का पूर्ण सदस्य देश बना है ये बन गया है इंडोनेशिया। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको रट लेना। 2025 में ब्रिक्स की अध्यक्षता कर रहा है ये ब्राज़ील कर रहा है। 2025 में ब्रिक्स का यह 17वां सम्मेलन होगा। ठीक है। और इसके बाद आपको बता दें कि 1 जनवरी 2024 को ब्रिक्स में 4 नए देश सदस्य बने थे। हालांकि 6 बने थे, लेकिन सऊदी अरब और अर्जेंटीना ने बाद में मना कर दिया। जो 4 नए देश जुड़े हैं ब्रिक्स से ये हैं इजिप्ट यानी कि मिस्र, इथियोपिया, ईरान और यूएई। सऊदी अरब और अर्जेंटीना ने मना कर दिया। 2025 में आ गया है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया 10वां देश है। तो ब्रिक्स में अब तक कितने देश हो गए? 10। आगे बढ़ते हैं। 18वें प्रवासी भारतीय दिवस कार्यक्रम 2025 का मुख्य अतिथि कौन है? अभी मैंने आपसे पूछा था इसके बारे में कि जो 18वां प्रवासी भारतीय दिवस है इसका मुख्य अतिथि कौन है? तो त्रिनिदाद और टोबैगो। त्रिनिदाद और टोबैगो के जो राष्ट्रपति हैं क्रिस्टीन कंगालू, इन्होंने वर्चुअल रूप से इस प्रवासी भारतीय दिवस को संबोधित किया है। और आपको याद होगा कि प्रवासी भारतीय दिवस प्रतिवर्ष 9 जनवरी को ही मनाया जाता है। 2025 में जो 18वां प्रवासी भारतीय दिवस है इसकी थीम है विकसित भारत की दिशा में प्रवासी भारतीयों का योगदान। इसका आयोजन उड़ीसा के भुवनेश्वर में किया गया। हाल ही में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स के अनुसार, ये जो इंडेक्स होता है साल में 2-3 बार जारी होता है, एग्जैक्टली 4 बार जारी होता है। ठीक है। तो 3-3 महीने पे आता रहता है, तो बहुत अधिक इसको अपडेट रखने की जरूरत नहीं है। हाँ, थोड़ा सा देख लीजिए कि हेनले पासपोर्ट इंडेक्स के अनुसार देश सबसे मजबूत जो पासपोर्ट है वो सिंगापुर का माना गया है। ठीक है। इसके बाद है फ्लेमिंगो। फ्लेमिंगो जो होता है राजहंस को कहा जाता है। राजहंस एक पक्षी होता है जिसके बारे में ये कहा जाता है कि अगर दूध और पानी को मिक्स करके आप बाउल में रख दें तो ये क्या करता है, पानी को छोड़ देता है, दूध को पी लेता है। तो फ्लेमिंगो किस राज्य का त्यौहार है? तो तिरुपति आंध्र प्रदेश में इसे मनाया जाता है। 18, 19, 20 जनवरी को इसे मनाया गया था और इसके पहले 2020 में मनाया गया था। अब 5 साल के बाद इसे मनाया गया। तो राजहंस का त्यौहार आंध्र प्रदेश में क्यों? आपको बता दें कि एक पुलिकट झील है। पुलिकट झील कहाँ पर है? तो पुलिकट झील आंध्र प्रदेश में है। यहाँ पर ये जो पक्षी हैं वो आते हैं अपने प्रजनन के लिए, तो उन्हीं के सम्मान में यह त्यौहार जो है आयोजित किया जाता है। ठीक है। हाल ही में भारतीय नौसेना में P-75 की 7वीं और आखिरी स्कॉर्पियन पनडुब्बी शामिल हुई है, बाघसीर। अब देखो, यूपी PCS में यह प्रश्न एक बार पूछा गया था और तब जब शामिल हुई थी कौन सी पनडुब्बी?
ये आपकी थी ना, मैं आपको बता दूं कि इसमें ये वागीर शामिल हुई थी, तब ये प्रश्न आया था। अब वागसीर भी शामिल हो गई है। तो आपको बताना चाहेंगे दोस्तों कि 9 जनवरी को प्रोजेक्ट P75 की 6वीं स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी वागसीर नौसेना में सौंप दी गई है। तो ये जो प्रोजेक्ट 75 था, इसके अंतर्गत कुल मिला के 6 पनडुब्बियाँ बनाई जानी थी। इनमें क्रमशः कलवरी, खंडेरी, करंज, वेला, वागीर और वागसीर शामिल हैं। तो अब ये 6 पनडुब्बियाँ जो हैं वो सेना में शामिल हो गई हैं। ध्यान देना इस पर, इम्पॉर्टेंट है। वागीर ये 5वीं थी और अब वागसीर। तो एग्ज़ाम में आ सकता है ये प्रश्न कि P75 सीरीज में 6ठी कौन सी पनडुब्बी है जिसे जनवरी में नौसेना में शामिल किया गया। तो ध्यान देना वागसीर। और विश्व हिंदी दिवस की थीम पूछ रहे हैं, तो थीम क्या थी? आपको पता ही है कि प्रतिवर्ष 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। और 2025 में जो इसकी थीम है ये है ए ग्लोबल वॉइस ऑफ यूनिटी एंड कल्चरल प्राइड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जनवरी 2025 में केंद्र सरकार ने किसे आधिकारिक रूप से शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया है? तो मराठी को। ठीक है, देखो ध्यान से सुनो कि 8 जनवरी को मराठी को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया। तो 5 भाषाओं को शास्त्रीय दर्जा जो है देने की बात हाल ही में कही गई थी, यानी कि 5 नई भाषाएं हैं जिनको शास्त्रीय भाषाओं में क्लासिकल लैंग्वेज में शामिल किया जाएगा। तो इनमें मराठी है, पाली है, प्राकृत है, बंगाली और असमिया है। अभी तक कितनी क्लासिकल लैंग्वेज हैं, शास्त्रीय भाषाएं हैं? तो 6 हैं। तो ध्यान देना कौन कौन सी हैं। सबसे पहली जो शास्त्रीय भाषा है ये तमिल थी 2004 में। इसके बाद संस्कृत को 2005 में, कन्नड़ को 2008 में, तेलुगु को 2008 में, मलयालम को 2013 में और उड़िया को 2014 में शामिल किया गया था। यानी कि ये जो 6 शास्त्रीय भाषाएं हैं इसमें सबसे पहले शामिल किया गया था तमिल भाषा को, और सबसे अंत में यानी कि 6ठी भाषा जो थी वो उड़िया भाषा थी। और अब इसमें जो है 7वीं भाषा शामिल हो गई है मराठी। तो आंकड़ा कितना जाएगा? देखो 6 पहले से है, 5 अब आएगा, तो कुल 11 शास्त्रीय भाषाएं होने वाली हैं। याद रखना इसको, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, हाल ही में नई देशों के साथ कौन सा देश लिथियम भंडार वाला दुनिया का दूसरा शीर्ष देश बन गया है? तो चीन। तो पहला कौन सा है? देखो लिथियम भंडार के बारे में बात हो रही है, तो सबसे ज़्यादा जो लिथियम है वो चिली में पाया जाता है। चिली जो है यह पहला देश बन जाएगा और अब हो गया है चीन दूसरे स्थान पर। ठीक है, लिथियम को सफ़ेद सोना भी कहते हैं और चीन के पास दुनिया का 16.5% लिथियम है भाई साहब। इसको इंडिकेट करते हैं Li से। ठीक है, हाल ही में जारी टाम ट्रैफिक इंडेक्स के अनुसार भारत का सबसे भीड़ भाड़ वाला शहर है कोलकाता। ठीक है, और पिछले साल कौन था? बेंगलुरु था। इस साल कोलकाता हो गया है। तो कोलकाता में 10 किलोमीटर की दूरी तय करने में औसतन 34 मिनट और 43 सेकंड का समय लगता है। इतनी भीड़ है सड़कों पर कि 10 किलोमीटर चलने में आपको 34 मिनट लग जाएंगे। 34 क्या 35 मिनट लग जाएंगे आपको। आधे घंटे से ज़्यादा का समय लगता है 10 किलोमीटर में। यानी कि अगर आपको 20 किलोमीटर की दूरी तय करनी है तो लगभग आपको 70 मिनट, 1 घंटा 10 मिनट का समय लग जाएगा। तो सबसे ज़्यादा जो भीड़ है वो कोलकाता की सड़कों पर है, फिर बेंगलुरु में है, फिर पुणे में है, फिर हैदराबाद में है। और दुनिया का सबसे ज़्यादा भीड़ भाड़ वाला जो शहर है कोलंबिया का वेरेंकीवला था, और यहाँ 16 किलोमीटर प्रति घंटा ही आप चल सकते हैं। इतनी भीड़ है भाई साहब वेरेंकीवला में, जो कि कोलंबिया का शहर है। कश्मीर में जेड मोड सुरंग, इसको कहेंगे सोनमर्ग सुरंग को नाम दिया गया है। ये जो आपका सोनमर्ग सुरंग है इसे कहेंगे जेड मोड सुरंग। तो इसकी लंबाई है 6.5 किलोमीटर। अब इसकी बात हम कर क्यों रहे हैं? क्योंकि पीएम मोदी ने 13 जनवरी 2025 को जेके गंदेरबाल ज़िले के सोनमर्ग इलाके में गगनगिर में जेड मोड सुरंग का उद्घाटन किया है। ठीक है, तो हाल ही में इसका उद्घाटन किया गया जिसकी वजह से यह चर्चा में है। इसकी लंबाई कितनी है? 6.5 किलोमीटर। नेशनल हल्दी बोर्ड का अध्यक्ष बनाया गया है किसको? ये बनाया गया है पल्ले गंगा रेड्डी को। और नेशनल हल्दी बोर्ड ये कहाँ पर होगा? तो ध्यान देना कि ये रहेगा तेलंगाना में। ठीक है, तेलंगाना में बनाया गया है नेशनल हल्दी बोर्ड। इसरो का तीसरा लॉन्च पैड, अभी तक इसरो के पास 2 लॉन्च पैड थे, अब एक और आने वाला है, श्रीहरिकोटा में ही यह बनेगा।
इसरो अपने सभी रॉकेट सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र और श्रीहरिकोटा से लॉन्च करता है। तो रॉकेट लॉन्च के लिए 2 पैड हैं, तीसरा भी यहीं बनेगा जो अगले 4 साल में बन जाएगा। तो मैत्री 2 भी अगले 4 साल में यानी 2029 तक बन जाएगा और हमारा जो अगला लॉन्च पैड होगा वो भी 2029 तक काम करने लगेगा। ठीक है। भारत में पहली बार लोकपाल स्थापना दिवस 16 जनवरी को मनाया गया। 16 जनवरी को आपका स्टार्टअप डे भी होता है। लोकपाल शब्द को किसने गढ़ा? 1963 में एल.एम. सिंघवी ने, पहली बार 1809 में स्वीडन में इसका गठन किया गया था और तब इसे कहते थे ओम्बड्समैन। क्या कहते थे? ओम्बड्समैन। और लोकपाल में एक अध्यक्ष होते हैं, 8 सदस्य होते हैं, ये याद रखना। एक अध्यक्ष और 8 सदस्य मतलब 9 लोग होंगे इसमें। पहले लोकपाल कौन थे? पिनाकी चंद्र घोष थे। दूसरे थे अजय माणिकराव खानविलकर। थे नहीं, हैं, यही बनाए गए हैं भारत में दूसरे लोकपाल, अजय माणिकराव खानविलकर। कार्यकाल इनका 5 वर्ष या 70 वर्ष जो पहले हो जाए तब तक ये काम करते रहते हैं। जनवरी 2025 में अफ्रीकी नेताओं द्वारा अपनाई गई कंपाला घोषणा का संबंध किससे है? कंपाला घोषणा, कंपाला राज कॉमिक्स में कंपाला कौन थी? भोकाल की बिल्ली का नाम था ना, तो वो कंपाला नहीं भाई साहब। कंपाला एक जगह है। जगह क्या है? कंपाला युगांडा की राजधानी है। ठीक है। तो ध्यान देना कि ये जो कंपाला घोषणा है ये जलवायु अनुकूल कृषि से संबंधित है, जहां जनवरी 2025 में अफ्रीकन यूनियन की बैठक हुई, जहां एक घोषणा पत्र को अपनाया गया और कंपाला घोषणा पत्र इसे कहा जाएगा। इस घोषणा पत्र में कृषि खेती को आधुनिक और सस्टेनेबल बनाने की बात कही गई है। तो आसान सा है, कंपाला युगांडा की राजधानी है और यहाँ पर एक घोषणा की गई है खेती बाड़ी को सस्टेनेबल बनाने के लिए और थोड़ा सा और डेवलप करने के लिए। इसे कहा जाएगा कंपाला घोषणा या कंपाला घोषणा पत्र। ठीक है। ध्यान देना कि ये जो है ये 2026 से लेकर 2035 तक काम करेगा कंपाला घोषणा मंत्र। और मालाबो घोषणा पत्र जो कि जारी हुआ था 2014 से लेकर 2025 के लिए की जगह पर अब एक्टिव रहेगा कंपाला घोषणा पत्र। ठीक है। खो खो विश्व कप हुआ, आपको पता ही है 2025 में हुआ था जनवरी में। तो खो खो विश्व कप 2025 का खिताब जीता किसने? भारत ने जीता। तो वोमेंस टीम और मेंस टीम, ध्यान देना कि खो खो विश्व कप में वोमेंस टीम और मेंस टीम, भारत की टीम और नेपाल की टीम दोनों ही फाइनल में पहुंची। दोनों ही वोमेंस टीम ने भी और मेंस टीम ने भी किसको हराया? नेपाल को हराया। ठीक है। और वोमेंस टीम की कैप्टन कौन रही? प्रियंका इंगले। मेंस टीम के कैप्टन कौन रहे? प्रतीक वाइकर। ठीक है। और खो खो में कितने प्लेयर होते हैं? 9 होते हैं। मेज़बान भारत रहा। इंदिरा गांधी स्टेडियम नई दिल्ली में आयोजन किया गया। एग्जैक्टली खो खो में 12 खिलाड़ी होते हैं लेकिन मैदान में 9 खिलाड़ी ही उतरते हैं। जो पहला खो खो विश्व कप 2025 ये पहली बार था ना, तो पहला खो खो विश्व कप 2025 ये 13 से 19 जनवरी तक भारत के नई दिल्ली में आयोजित किया गया। इसमें जो शुभंकर रहा उसको नाम दिया गया था, 2 हिरण थे, तेजस और तारा। ये नीले और नारंगी रंग के खेल पोशाक में थे। मेंस चैंपियंस के लिए एक नीली ट्रॉफी और महिला इवेंट के लिए एक हरी ट्रॉफी दी जाती है। ब्रांड एम्बेसडर कौन बने? सलमान खान। ठीक है, ध्यान देना इसको। और ध्यान देना कि 56वां पुरुष और महिला नेशनल खो खो चैंपियनशिप 2024 का विनर महाराष्ट्र बना था। ठीक है। देखो अभी कुछ प्रश्न और भी हैं जो कि छूट रहे हैं, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो रहा है तो मुझे पता है कि आपका जो पेशेंस है थोड़ा सा कम हो रहा होगा। तो इसी के मद्देनज़र फ़िलहाल अभी इस वीडियो को समाप्त करते हैं, लेकिन अभी कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बाकी हैं, उनको आप ज़रूर देखिएगा। ये आपको एंड स्क्रीन पर मिल जाएगा या फिर आप सिंपली जो है कमेंट बॉक्स चेक कर लेना, वहाँ पर पहले कमेंट में आपको लिंक मिलेगा और देख ज़रूर लेना। यहाँ से ही प्रश्न आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलने वाले हैं, तो बिल्कुल 2-3 बार देख लेना भाई साहब, रिक्वेस्ट है, फ़ायदा आपको ज़रूर होगा। अब बात करते हैं कि ये PDF आपको कहाँ पर मिलेगी, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप क्लिक करिए और ये PDF आपके हाथ में होगी। थैंक यू, हैव ए ग्रेट डे, जय हिंद। शीघ्र मिलते हैं एक नए वीडियो में। वीडियो कैसा लगा आपको ज़रूर बताइएगा और अगला वीडियो आप किस टॉपिक पर चाहते हैं वो भी बताइएगा।